आर्यन, वो तो यहाँ बस एक गुमनाम गुलाम था। नंबर 009, उसका वजूद कुलीनों के बच्चों के मनोरंजन के लिए था। वे बच्चे अपनी नई तकनीकों और ताकत का परीक्षण करने के लिए इन गुलामों का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज पिंजरे में युगांत ने आर्यन को अपनी वज्र मुट्ठी से निशाना बनाया था। वज्र मुट्ठी एक ऐसी तकनीक जिसके एक ही हमले में 25,000 किलो की ताकत थी। एक मुक्के से विशाल ग्रेनाइट का पत्थर चूर चूर हो सकता था। लेकिन आर्यन को न मार पाने की वजह से युगांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उससे भी ज्यादा उसे इस बात का गुस्सा था कि उसकी बेइज्जती सबके सामने हुई थी। दामूश शहर और कप्रभा परिवार महल के आंगन में युगांत ने गुस्से में कई लकड़ी के पुतलों को तहस नहस कर दिया। उसकी मांसपेशियां तन गई थीं जैसे अब फट पड़ेंगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई नंबर 009, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। एक सेवक ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, यंग मास्टर, उस गुलाम को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत का सवाल है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। 3 दिन बाद रंगशाला का आयोजन होने वाला है। वहां लगभग शहर के सभी लोग होंगे। आप अपनी ताकत का जलवा दिखाकर सबको चुप करा सकते हैं। दामूश शहर के लोग रंग मिजाज स्वभाव के थे। यहाँ दर्जनों भूमिगत युद्ध अखाड़े थे जहाँ खून और हिंसा का खेल रोज खेला जाता था। रंगशाला भी उन्हीं में से एक था। नाम से ये भले ही कोठे जैसा लगता हो, लेकिन यह वह खूनी अखाड़ा था जिसमें उतरने से पहले योद्धा 100 बार सोचते थे। लेकिन ये भी कुलीनों और उच्च अधिकारियों के मनोरंजन के लिए बना था। वहाँ बीस्ट के साथ बीस्ट की लड़ाई, योद्धा के साथ योद्धा की लड़ाई और योद्धा और बीस्ट के बीच की जंग होती थी। युगांत की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, वो गुलाम नंबर 009 क्या वो रंगशाला में होगा? सेवक ने तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, वो वहाँ होगा। युगांत के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। अच्छा, उसने कहा, अब वो कुत्ता मेरे ही हाथों मरेगा। सेवक ने एक कदम आगे बढ़कर धीरे से कहा, यंग मास्टर, मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार रंगशाला में धवलकुल का एक एल्डर भी आएगा। अगर आप उसका ध्यान खींच सके तो आपकी स्थिति बदल सकती है। आप एक आम शिष्य से मान्य शिष्य बन सकते हैं। आम शिष्य और मान्य शिष्य, इन दोनों में जमीन आकाश का फर्क था। अगर युगांत मान्य शिष्य बन गया तो उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। युगांत की आंखों में एक चमक उभरी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, ठीक है, अगले 3 दिन में मैं अपनी वज्र मुट्ठी की शक्ति को और बढ़ाऊंगा और उस गुलाम को रंगशाला में सबके सामने कुचल दूंगा। डॉक वर्ल्ड एक अज्ञात स्थान। वहीं कहीं दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा खुशी और रहस्य से भरा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, आखिरकार मैं डॉक वर्ल्ड में वापस आ गया हूँ। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। वो इस घुटन भरे कारागार में एक पल भी और नहीं रहना चाहता था। सूरमास, जो पास की दीवार से टिका हुआ था, ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी, बॉस, कोई जिंदा इंसान यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ लाशें ही बाहर जा सकती हैं। उसकी आवाज़ में हताशा थी और कहीं न कहीं एक पुराना दर्द भी छिपा था। ये गुलामों की नियति थी। एक बार जब आपके सीने पर गुलाम का ठप्पा लग जाता तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आर्यन के सीने पर भी वही ठप्पा था, 009, एक निशान जो उसे इंसान कम और किसी की संपत्ति ज्यादा बनाता था। यहाँ गुलाम सिर्फ खिलौने थे, कुलीनों के बच्चों के मनोरंजन का साधन, और जब उनकी कोई कीमत नहीं रहती तो उन्हें कूड़े की तरह जंगलों में फेंक दिया जाता। वहाँ जंगली बीस्ट उनके शरीर को नोच नोच कर खा जाते। आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सूरमास की ओर देखा। क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की? कुछ तो रास्ता होगा। सूरमास ने फिर से एक कड़वी हंसी हंसी, जैसे इस सवाल ने उसके पुराने जख्मों को खोल दिया हो। कोशिश? हा हा हा, जिन्होंने भी कोशिश की वो सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ हिम्मत करने का मतलब है मौत को दावत देना। कौन इतना पागल है जो अपनी जान गंवाएगा? तभी कारागार का भारी लोहे का दरवाजा चरमराया और एक तेज रोशनी अंदर घुसी। अंधेरे में वो रोशनी इतनी तीखी थी कि आंखें चुंधिया गईं। एक मोटा ताज़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसकी सुनहरी पोशाक और भारी गहनों की चमक से वो अंधेरे में किसी लालटेन की तरह चमक रहा था। उसके पीछे 2 और लोग थे जिनके चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। आर्यन की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसका दिल जोर से धड़का और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वाह, ये हुई ना बात, उसने धीरे से बुदबुदाया। बधाई हो आर्यन, तुमने एक मिशन ट्रिगर किया है। सिस्टम की ठंडी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मिशन, गुलामों की आज़ादी, स्तर B रैंक, समय 10 दिन, पुरस्कार 3000 XP पॉइंट्स, 300 काल ऊर्जा पॉइंट्स और एक विशेष वस्तु। क्या आप इस मिशन को स्वीकार करना चाहते हैं? आर्यन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं ये मिशन लूंगा। सूरमास ने आर्यन की आंखों में चमक देखी। उसने हैरानी से पूछा, बॉस तुम इतने खुश क्यों हो? क्या हुआ? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही। सूरमास ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बॉस उस आदमी को मत घूरो, वो यहाँ का मालिक है। उसे नफरत है जब कोई उसका चेहरा घूरता है।
जल्दी नज़रें हटाओ वरना मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नज़रें गुलाम मालिक पर टिकी रहीं, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। डॉक वर्ल्ड का पहला किंग, मैं इसे ना घूरूं तो किसे घूरूं? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसी पल गुलाम मालिक के साथ आए आदमियों में से एक ने हल्का सा हिलकर अपनी शक्ति को बाहर निकाला। एक तेज लहर हवा में उभरी और सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। पता नहीं क्यों और उसने क्या सोचा, अचानक सूरमास एक कदम आगे बढ़कर आर्यन के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। शक्ति की उस लहर ने सूरमास को हवा में उड़ा दिया। उसका शरीर जोर से लोहे की सलाखों से टकराया। सलाखें हल्की सी मुड़ गई और सूरमास के मुंह से खून की उल्टी छूट पड़ी। उसकी पसलियां चटक गई थीं। आर्यन ने जल्दी से पूछा, सूरमास तुम ठीक हो? सूरमास ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुश्किल से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। आर्यन ने अपनी नज़रें उस आदमी की ओर घुमाई जिसने हमला किया था। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हो गईं। क्या देख रहा है कचरे? उस आदमी ने गुर्राते हुए कहा। आर्यन ने एक ठंडी हंसी हंसी। कुछ नहीं, बस तेरी शक्ल याद कर रहा हूँ। क्यों? उस आदमी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथों कोई गलत इंसान ना मर जाए। आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो पहले से ही उस आदमी की मौत लिख चुका हो। बच्चे, तूने अपनी औकात से कुछ ज्यादा बोल दिया, उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी शक्ति फिर से उभरी और वह आर्यन की ओर झपटा। लेकिन तभी गुलाम मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, रुको। वो आदमी तुरंत रुक गया और अपनी शक्ति वापस ले ली और जरा भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। गुलाम मालिक ने आर्यन को घूरा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। लड़के, 3 दिन बाद रंगशाला का आयोजन है। अगर तुम वहां जिंदा रह सके तो तुम और ये सारे कीड़े यहाँ अच्छी तरह जी सकेंगे। लेकिन अगर तुम मर गए, उसने एक भयानक हंसी हंसी, तो ये सारे लोग, वो मोटा और बाकी सब तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे। कारागार में अचानक से सन्नाटा छा गया। बाकी गुलामों की सांसें थम गईं। फिर एक गुलाम ने चिल्लाकर कहा, रंगशाला? वो जगह तो मौत का कुआं है। बस नंबर 009 को मरने दो, हमें क्यों घसीट रहे हो? दूसरे ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, मालिक 009 तो बस कचरा है, उसे ले जाओ, हम यहाँ आपके काम आएंगे। हाँ मालिक, बस उसे ले जाओ, हमें बख्श दो। 009 हमें अपने साथ मत घसीट। अगर मैं तेरी जगह होता तो अब तक खुद को खत्म कर चुका होता। रंगशाला का नाम सुनते ही सभी गुलामों का डर सतह पर आ गया। वहाँ डीमन बीस्ट्स को उतारा जाता था जिनके सामने गुलामों की कोई औकात नहीं थी, और अगर कोई चमत्कार से उनसे बच भी जाए तो कुलीन योद्धा मैदान में उतरते थे। दर्शक खून देखने के लिए पागल हो जाते थे। अगर कोई गुलाम जीवित बच भी जाता तो आयोजक उसे जीने नहीं देते। रंगशाला में गुलामों के लिए जिंदा रहना पूरी तरह असंभव था। इसके बनने के बाद से एक भी गुलाम वहां से जिंदा नहीं लौटा था। सूरमास ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक मुझे उसकी जगह लेने दो, मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुलाम मालिक की आंखों में एक भयानक चमक उभरी। उसके बगल में खड़े आदमी ने फिर से एक शक्ति की लहर छोड़ी। ये लहर इतनी तेज थी कि ना तो आर्यन और ना ही सूरमास वक्त पर प्रतिक्रिया दे सके। सूरमास का शरीर फिर से हवा में उछला और उसी धंसी हुई लोहे की दीवार से टकराया। इस बार उसकी चोटें और गहरी थीं। उसकी कई पसलियां टूट चुकी थीं और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसने फिर से खून की उल्टी की। गुलाम मालिक ने जोर से ठहाका लगाया, हा हा हा, अब तू इतना घायल है कि रंगशाला में नहीं जा सकता है ना? बहुत अच्छे। उसकी हंसी में एक क्रूर मजा था। फिर उसने आर्यन को घूरा और कहा, लड़के, अगर किसी ने तुम्हें रंगशाला के लिए ना बुलाया होता तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। 3 दिन बाद उसने रुककर एक ठंडी मुस्कान दी, अगर तुम रंगशाला में मर गए तो ये सारे लोग तुम्हारे साथ कब्र में होंगे, समझे? इतना कहकर गुलाम मालिक ने एक और ठहाका लगाया और मुड़कर चला गया। उसका साथी आदमी आर्यन को तिरस्कार भरी नजरों से देखता हुआ उसके पीछे चला गया। कारागार में बाकी सभी गुलामों की नजरें आर्यन पर टिक गईं। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और नफरत थी। 009 खुद को मार ले, एक ने चिल्लाया। हाँ, अगर तू मर गया तो मालिक हमें जीने देगा। दूसरा बोला, कचरा, तू हमें क्यों फंसा रहा है? आर्यन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि हर कोई जिंदा रहना चाहता है, चाहे कितनी भी बदतर जिंदगी क्यों ना हो। मरने की बजाय वो जीना ही चुनेंगे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एक गुलाम ने फिर चिल्लाया, कचरे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दायां हाथ बिजली की तरह हिला और उसने उस गुलाम का गला पकड़ लिया। एक झटके में उसने उसे दीवार से सटा दिया और हवा में उठा लिया। उसकी आवाज़ ठंडी थी पर उसमें एक खतरनाक गहराई थी। अगर मैंने तेरे मुंह से कचरा शब्द फिर सुना तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा, समझा? वो गुलाम कांपने लगा। उसकी पतलून गीली हो गई और उसने डर से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन ने उसे छोड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा।
बाकी गुलाम चुप हो गए। कारागार में सन्नाटा छा गया। आर्यन सूरमास के पास गया और धीरे से बोला, चिंता मत कर, उन 2 हमलों का बदला मैं उसकी जान से लूंगा। सूरमास ने धीमी आवाज में कहा, बॉस जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो आदमी बहुत ताकतवर है और वो गुलाम मालिक उससे भी ज्यादा। और रंगशाला उसने रुककर एक गहरी सांस ली। वहां कोई जिंदा नहीं बचता। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। चिंता मत कर सूरमास, मैं इस जगह को जल्द ही तहस नहस कर दूंगा। उसके शब्दों में एक ऐसी ज्वाला थी जो कारागार की ठंडी हवा को भी गर्म कर सकती थी। धरती की हर चीज, हथियार, औषधियां, क्रिस्टल यहाँ डॉक वर्ल्ड में बेकार थी, क्योंकि ये चीजें भी लौकिक नियमों द्वारा प्रतिबंधित थी। भले ही वे स्पेस रिंग में रखी हों, वे इस दुनिया में बेकार हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन की शक्तियां। अगर वह धरती पर होता तो वो अभी भी ब्रह्मवीर के 9वें स्तर का शिखर योद्धा होता। उसकी ताकत का कोई सानी नहीं होता। लेकिन यहाँ इस उच्च लोक में नियम अलग थे। तापकाल की परीक्षा ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसे फिर से शुरुआत करनी थी, जैसे कोई नौसिखिया जो शहर में पहली बार जाता है। हालांकि सच तो ये था कि उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। जो बदला था वो था इस लोक का नियम। ब्रह्मवीर स्तर की शक्ति जो धरती पर अजेय मानी जाती थी, यहाँ डॉक वर्ल्ड में सबसे निचले दर्जे की थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो इन नियमों को नहीं मानती थीं। जैसे ओमनिवर्स अस्त्र ड्रैगन ताबूत। ये किसी उच्चतर लोक से आया था और इसकी शक्तियों पर इस दुनिया के नियमों का कोई असर नहीं था। एक और उदाहरण था एम्प्रेस अश्रु। इसकी शक्ति भी वैसी ही थी, अटल अडिग। और फिर थे वो संसाधन जो मूल रूप से डॉक वर्ल्ड के थे, जैसे एक्सपी पिल्स। उस समय बहमोत के गुप्त क्षेत्र का सफाया करने के बाद मिली काली संदूकें आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव को सौंप दी थीं। लेकिन एक्सपी पिल्स को उसने अपने पास ही रखा था। उसने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था। ये पिल्स इस लोक के नियमों से मुक्त थीं और उनकी शक्ति अभी भी बरकरार थी। स्पेस रिंग में पड़ी हजारों एक्सपी पिल्स को देखकर आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। चलो अब सही समय है, निगलो। बधाई हो आर्यन, एक्सपी पिल अवशोषित करने पर 100 एक्सपी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। क्या केवल 100 एक्सपी पॉइंट्स? आर्यन का चेहरा तुरंत लटक गया। ये क्या मजाक है? उसने झुंझलाहट में कहा। चाहे कुछ भी हो, अंबर कुल के लोग डॉक वर्ल्ड के ही थे। भले ही उनकी शक्ति कम हो, पर इतने कम एक्सपी पॉइंट्स, ये तो हद थी। सिस्टम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई स्पष्टीकरण। 100 एक्सपी पॉइंट्स भले ही कम थे, लेकिन आर्यन के लिए हर बूंद कीमती थी। मच्छर का मांस भी मांस ही होता है, उसने खुद को तसल्ली दी। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कोई बात नहीं, और निगल लेते हैं, उसने दृढ़ता से कहा। स्पेस रिंग से कुछ और एक्सपी पिल गायब हुई। बधाई हो आर्यन, एक्सपी पिल अवशोषित करने पर 100 एक्सपी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। बधाई हो आर्यन, एक्सपी पिल अवशोषित करने पर 100 एक्सपी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। सिस्टम की सूचनाएं एक के बाद एक गूंजती रहीं। 5 पिल निगलने के बाद आर्यन का एक्सपी बार 100% तक भर गया। तभी एक तेज आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंतारा लेवल 1। बधाई हो आर्यन, लेवल अप करने पर आपको विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तूफानी पैर तकनीक। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? तकनीक। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसका दिमाग एकदम से सक्रिय हो गया। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। बधाई हो आर्यन, आपने सफलतापूर्वक तूफानी पैर तकनीक सीख ली है। स्किल तूफानी पैर तकनीक। स्तर लेवल 1 डिवाइन स्टार। खपत 10 काल ऊर्जा पॉइंट्स। विवरण 1 लाख तूफानी हवा। आर्यन के स्किल कॉलम में आखिरकार उसकी पहली तकनीक दर्ज हो गई। उसने तुरंत अपने व्यक्तिगत गुणों की जांच की। नाम आर्यन। स्तर कंतारा लेवल 1। कंतारा, नीलतारा, हस्तारा, मेघतारा, चंद्रतारा, धूमतारा, दिव्यतारा, कालतारा, ब्रह्मतारा, प्रत्येक में 1 से 9 लेवल है। काल ऊर्जा 100 पॉइंट्स। स्किल्स तूफानी पैर तकनीक। भाग्य मूल्य 10 पॉइंट्स। काल मूल्य 100 पॉइंट्स। बैटल पैच कोई नहीं, जारी रखो, आर्यन ने उत्साह से कहा। उसका मन अब पूरी तरह से एक्सपी पिल्स निगलने में डूब गया था। एक के बाद एक वो पिल्स को निगलता गया और उसका एक्सपी बार तेजी से भरने लगा। 10 मिनट बाद सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंतारा लेवल 2। और आर्यन ने दांत भींचकर कहा। वह किसी पागल की तरह एक्सपी पिल्स निगल रहा था, जैसे कोई भूखा शिकारी जो अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। 15 मिनट और बीत गए। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंतारा लेवल 3। बधाई हो आर्यन, लेवल अप करने पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, परम रैंक की हीलिंग पिल। आर्यन ने स्पेस रिंग से पिल निकाली और सूरमास की ओर बढ़ा, जो अभी भी दीवार के सहारे बैठा अपनी चोटों से जूझ रहा था। ये ले, इसे खा, उसने धीरे से कहा। सूरमास की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो हीलिंग पिल है। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें एक गहरा अविश्वास था। तभी कारागार में मौजूद बाकी गुलामों की नज़रें आर्यन के हाथों में चमकती पिल पर टिक गईं।
वे मधुमक्खियों की तरह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में लालच और हताशा थी। कुछ के मुंह से लार टपक रही थी जैसे वे किसी अनमोल खजाने को देख रहे हों। ये तो बस एक हीलिंग पिल है, इतना हंगामा क्यों? आर्यन ने बुदबुदाते हुए पिल के गुणों को देखा। ये परम रैंक की थी और हीलिंग के अलावा इसका कोई खास उपयोग नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि दामुश शहर में एक परम रैंक की पिल किसी योद्धा के दिल को हिला देने के लिए काफ़ी थी। यहाँ पिल्स 3 प्रकार की होती थी, तप, सर्व और परम। परम रैंक की पिल्स इतनी दुर्लभ थीं कि उन्हें पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसे यूं ही दे देना, ये वाकई अकल्पनीय था। सूरमास की आंखें नम हो गईं। बॉस, मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत कीमती है। रंगशाला में मुकाबले के समय तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे अपने लिए रखो, तुम्हारे जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और दहाड़ा, जब मैं कह रहा हूँ खाने को तो चुपचाप खा, ज्यादा नखरे मत कर। उसने पिल सूरमास के हाथ में थमा दी। तूने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ये पिल तेरा हक है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। सूरमास की आंखें भावनाओं से भर गईं। उसने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि शब्द उसके गले में अटक गए थे। बाकी गुलामों के चेहरों पर पछतावा साफ दिख रहा था। अगर उन्होंने भी आर्यन के लिए खड़े होने की हिम्मत की होती तो शायद उन्हें भी ऐसी पिल मिली होती, पर अब उनके पास सिर्फ अफसोस था। आर्यन ने फिर से एक्सपी पिल्स निगलने की शुरुआत की। उसका ध्यान अब पूरी तरह से अपनी शक्ति बढ़ाने पर था। 1 घंटे बाद सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंतारा लेवल 4। हर लेवल के साथ आर्यन अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रहा था। उसकी मांसपेशियां पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही थीं, उसकी सांसें गहरी और उसकी शक्ति का बीज जो तापकाल की परीक्षा से जन्मा था धीरे धीरे और शक्तिशाली हो रहा था। और बढ़ाओ, उसने दृढ़ता से कहा। स्पेस रिंग में बची एक्सपी पिल्स को देखकर उसने फिर से निगलना शुरू किया, लेकिन अब एक्सपी बार धीरे धीरे भर रहा था। कंतारा लेवल 5 तक पहुंचने के लिए उसे करीब 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे, यानी हज़ारों एक्सपी पिल्स। कुछ देर बाद उसका एक्सपी बार 90% तक भर गया, फिर 98% तक। आखिरकार जब वो अपनी सीमा के करीब था, आर्यन ने आखिरी एक्सपी पिल को अपने हाथ में लिया। वो उसे तुरंत निगल कर लेवल अप कर सकता था, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया, क्योंकि लेवल अप का मतलब था उसकी एचपी और ऊर्जा में तुरंत बढ़ोतरी, उसके जख्मों का वापस भर जाना। इसलिए उसने सोचा ये रंगशाला के अखाड़े में उसके लिए तुरुप का पत्ता होगा। उसने आखिरी पिल को स्पेस रिंग में वापस रख लिया और सूरमास की ओर मुड़ा। रंगशाला के बारे में बता, वहाँ क्या होता है? अगले 2 दिनों में आर्यन ने अपनी तूफानी पैर तकनीक को परखने और निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये अभी उसके पास एकमात्र तकनीक थी और वो इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था। हर बार जब वह अभ्यास करता उसका शरीर हल्का और तेज होता जाता। जितना ज़्यादा वो अभ्यास करता उतना ही वो इस तकनीक की गहराई में डूबता रहा, और जितना ज़्यादा वो डूबता कारागार के बाकी गुलाम उसे सम्मान की नज़रों से देखते, और वे हमेशा सोचते थे कि आर्यन ने कैसे एकदम से इतनी उन्नति की। वे अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। भाई सूरमास, ये बॉस इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक गुलाम ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ सूरमास, बताओ ना, बॉस कौन से स्तर पर है? दूसरा गुलाम बोला, उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। सूरमास भाई, कुछ तो बताओ, तीसरे ने कहा। सूरमास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बहुत हुआ, सब चुप हो जाओ, उसने झुंझलाहट में दहाड़ा। मुझे भी कुछ नहीं पता। सच तो ये था कि सूरमास भी आर्यन के बदलाव से हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक गुलाम जो अब तक कचरा था इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली हो गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। बच्चे बाहर निकल गुलाम मालिक के 2 गुर्गे कारागार में दाखिल हुए। उनकी नज़रें आर्यन पर टिकी थीं और उनके चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आज तेरा अच्छा दिन है, हाँ हाँ, एक ने व्यंग्य के साथ कहा। आर्यन धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। पिछले 3 दिन उसने खुद को तैयार किया था, शारीरिक और मानसिक रूप से। सूरमास ने उसका हाथ पकड़ा और चिंता भरे लहजे में कहा, बॉस ध्यान से रहना, ये हीलिंग पिल, इसे रख लो। उसने वही परम रैंक की पिल निकाली जो आर्यन ने उसे दी थी। सूरमास ने उसे नहीं खाया था, बल्कि संभाल कर रखा था। वो जानता था कि रंगशाला में आर्यन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए पिल को वापस उसके हाथ में ठूंस दिया। इसे अपने पास रख और चिंता मत कर, मैं तुम सबको यहाँ से ज़रूर निकालूंगा। इतना कहकर वो बड़े बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गया। बाहर गुलाम मालिक खड़ा था। उसकी सुनहरी पोशाक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने आर्यन को घूरा और ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, इसे पिंजरे में डालो। उसके एक गुर्गे ने आर्यन की पीठ पर लात मारने की कोशिश की। अंदर घुस कचरे, लेकिन आर्यन ने उसका इंतजार नहीं किया। उसका शरीर हल्के से हिला और वह तेजी से पिंजरे में दाखिल हो गया। उस गुर्गे का पैर हवा में खाली चला गया और उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी उभरी। गुलाम मालिक ने इसे नज़रअंदाज किया।
रंगशाला की ओर चलो, उसने आदेश दिया। दामूस शहर अर्कप्रभा परिवार, यंग मास्टर खबर पक्की है। धवलकुल का एल्डर वाकई रंगशाला में प्रदर्शन देखने आ रहा है, सेवक ने उत्साह भरे लहजे में कहा। युगांत की आंखें चमक उठीं। उसने एक जोरदार हंसी हंसी और बोला, हा, मेरा मौका आ गया है। अगर मैं धवलकुल का मान्य शिष्य बन गया तो दामूस शहर में लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे। तभी एक सैनिक आंगन में दाखिल हुआ और बोला, यंग मास्टर, ये वज्र दस्ताने आपके पिता ने भेजे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें निराश ना करें। युगांत का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने वज्र दस्तानों को देखा जिनकी सतह पर नीली बिजली की लपटें चमक रही थीं। वापस जाकर पिता को बता दो कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, उसने गर्व से कहा। हा, इन वज्र दस्तानों के साथ कंतारा के छठे स्तर से नीचे का कोई भी योद्धा मेरे सामने नहीं टिकेगा, उसने आत्मविश्वास से दहाड़ते हुए कहा। युगांत की वज्र मुट्ठी तकनीक पहले ही एक उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी और इन दस्तानों के साथ वो अपने स्तर में अजेय था। उसका दिल उत्साह से भरा था और वह अपनी ताकत दिखाने को बेताब था। रंगशाला दामूस शहर का केंद्र। रंगशाला दामूस शहर का सबसे खूनी और क्रूर मंच था। यहाँ खून की नदियाँ बहती थीं और दर्शकों का उत्साह आसमान छूता था। आज शहर के लगभग सारे लोग यहाँ जमा हो चुके थे। उनकी आंखों में हिंसा की भूख थी। वे डीमन बीस्ट्स की क्रूरता, योद्धाओं का खून और हार जीत के रोमांच का मजा लेने आए थे। एल्डर थलमेर, आप ऐसी नीच जगह पर क्यों आए? एक सादे कपड़ों वाले अनुयायी ने भ्रमित होकर पूछा। यहाँ तो सिर्फ गुलाम और कचरे लड़ते हैं, यहाँ कोई योग्य बीज नहीं मिलेगा। उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी थलमेर साधारण दिखता था। उसका चेहरा शांत था और उसमें कुछ भी असाधारण नहीं लगता था, लेकिन उसके आसपास की हवा में एक अदृश्य शक्ति थी जो लोगों को अपने आप दूर धकेल देती थी। यह एक शक्तिशाली योद्धा की निशानी थी। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आयुर, इस बार कुल चयन के लिए मेरे पास एक भी योग्य शिष्य नहीं है। 18 शहरों की सारी प्रतिभाएं पहले ही चुन ली गई हैं, शायद यहाँ कोई छिपा रत्न मिल जाए। आयुर ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो सिर्फ गुलाम हैं जिनमें कोई ब्लडलाइन प्रतिभा नहीं होती। प्रतिभाशाली योद्धाओं की ब्लडलाइन शक्तिशाली होती है। ये नीच लोग तो बस मनोरंजन के लिए हैं। डॉक वर्ल्ड में ब्लडलाइन ही सब कुछ थी। ये प्रतिभा और ताकत का आधार थी। गुलामों में आमतौर पर कोई ब्लडलाइन नहीं होती थी और वे सिर्फ कुलीनों के खेल का हिस्सा थे। थलमेर ये सब जानता था, लेकिन दामूस शहर उसका आखिरी पड़ाव था। उसने बाकी शहरों में हर मशहूर युवा योद्धा को देखा था, लेकिन कोई भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आज उसका आखिरी मौका था। आयुर, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो देखने में क्या जाता है, उसने शांत स्वर में कहा। अगर कोई नहीं मिला तो इसे एक मज़ेदार तमाशा समझ लेंगे। रंगशाला के नीचे एक नम और अंधेरे कमरे में आर्यन का पिंजरा उतारा गया। जैसे ही उस पर से काला कपड़ा हटा, एक तीखी बदबू ने उसके नथुनों को छेद दिया। पूरा कमरा डीमन बीस्ट्स के बालों और मल से भरा था। ये जगह इंसानों के लिए नहीं, बीस्ट्स के लिए है, आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया। गुलाम मालिक का गुर्गा हंसा। इंसान, तू तो बस एक गुलाम है कचरे। तुझे बीस्ट के कमरे में रखना भी तेरे लिए सम्मान है। उसकी आवाज़ में तिरस्कार था। समझा, बीस्ट भी तुझ जैसे कचरे से बेहतर हैं। कचरा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर से बोल। कचरा, तो क्या हुआ? गुर्गे ने हंसते हुए कहा, मुझे मारना चाहता है। रंगशाला में जिंदा रह, फिर बात करना कचरे। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। चिंता मत कर, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। गुर्गे ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। बच्चे, अच्छा प्रदर्शन करना। तेरी जिंदगी पर तेरे कारागार के साथियों की जिंदगी टिकी है। मालिक को निराश मत करना। वैसे ये यंग मास्टर युगांत का खास आदेश था कि तुझे रंगशाला में भेजा जाए। वह तुझे अपनी वज्र मुट्ठी का मजा चखाएगा। हा, इतना कहकर वह करते हुए चला गया। युगांत का नाम सुनते ही आर्यन की आंखों में एक भयानक चमक उभरी। उसके दिमाग में उसका चेहरा उभरा और एक खूनी मंशा उसके सीने में उबलने लगी। इस दुनिया में मेरा स्वागत खून से होगा, उसने दीवार के सहारे टिकते हुए सोचा। मैं खून से सबको बताऊंगा कि मैं यहाँ हूँ। वह चुपचाप इंतजार करने लगा। उसका दिमाग तूफानी पैर तकनीक की बारीकियों में डूबा हुआ था। पिछले 2 दिनों में वो इस तकनीक को दूसरे स्तर तक ले गया था। उसकी गति और शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा थी। रंगशाला का अखाड़ा उसे बुला रहा था और वह तैयार था। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। पहला मुकाबला, रातगामी भेड़िया बनाम 8 तीसरे लेवल के कंतारा गुलाम। घोषक की गूंजती आवाज रंगशाला में गूंजी और दर्शकों की भीड़ उन्माद में डूब गई। तभी लोहे का भारी दरवाजा चरमराया और खुल गया। एक विशाल रातगामी भेड़िया बाहर निकला। ये एक वयस्क शेर से दोगुना बड़ा था। इसके पैरों के चारों ओर एक चमकदार प्रभामंडल था और इसके शरीर के बाल स्टील की सुइयों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही ये अखाड़े के केंद्र में पहुंचा, इसने एक जोरदार दहाड़ मारी। रोअ! ये दहाड़ इतनी भयानक थी कि अखाड़े की दीवारें भी कांप उठीं। इस भेड़िए के लिए यह अखाड़ा उसका साम्राज्य था। ये यहाँ का राजा था। उसी समय दूसरी तरफ से 8 तीसरे लेवल के कंतारा गुलामों को धक्के मारकर अखाड़े में लाया गया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें रातगामी भेड़िए की ओर उठने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। उनके शरीर कांप रहे थे और कुछ के तो पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही उन्हें अखाड़े में धकेला गया, रातगामी भेड़िए की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आंखों को घूरा और उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसके अगले पंजे जमीन में धंस गए और एक पल में वह बिजली की तरह उन पर झपटा। हा, आ गया। कितना समय लगेगा? मैं शर्त लगाता हूँ 1 मिनट से ज्यादा नहीं। मैं 30 सेकंड कहता हूँ। इस भेड़िए को 7 दिन से खाना नहीं दिया गया। ये 8 तो इसके लिए बस एक निवाला हैं। खा जाओ, इन्हें चबा डालो। दर्शकों की भीड़ उन्मादी हो उठी। उनकी चीखें और हंसी रंगशाला में गूंज रही थी। यहाँ कमजोर के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। खून और हिंसा ही इस जगह का नियम था। 8 गुलामों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोहे का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रोअ! क्रैक! रातगामी भेड़िए ने एक गुलाम के सिर को अपने जबड़ों में दबाया। खून का फव्वारा हवा में उछला और सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। भेड़िए ने उसे एक ही बार में निगल लिया। फिर उसकी गति और तेज हो गई। श्वा! एक और गुलाम को उसने जमीन पर पटक दिया और उसका गला काट लिया। खून की धार चारों ओर बिखर गई। क्रैक! 30 सेकंड से भी कम वक्त में 8 गुलाम रातगामी भेड़िए का शिकार बन चुके थे। खून ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया था। वह अब और जंगली हो चुका था। जब लोहे का दरवाजा फिर से खुला, भेड़िया एक राजा की तरह धीरे धीरे अपने पिंजरे में लौट गया। रंगशाला हर्षोल्लास से गूंज उठा। दर्शकों की तालियां और चीखें आसमान छू रही थीं। अगले कुछ मुकाबले भी ऐसे ही थे। गुलामों बनाम बीस्ट्स। हर बार गुलाम हार गए। जो भी अखाड़े में उतरा वो बीस्ट ने फाड़ डाला। एक भी जिंदा नहीं बचा। हर मुकाबले के साथ दर्शकों का उत्साह और बढ़ता गया। उनकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं। तभी घोषक की आवाज फिर गूंजी। अगला मुकाबला, दामूश शहर के अर्कप्रभा परिवार के यंग मास्टर युगांत बनाम एक गुलाम। भीड़ में एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर हंसी और ताने की लहर दौड़ पड़ी। कौन इतना बदनसीब है जो युगांत के खिलाफ उतर रहा है? ये गुलाम तो गया। हा, इस गुलाम को तो 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। युगांत दामूश शहर का छोटा प्रतिभाशाली है, धवलकुल का नामात्र का शिष्य। इसके सामने कोई गुलाम क्या टिकेगा? अर्कप्रभा परिवार दामूश शहर की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था। युगांत उनका युवा सितारा पहले ही अपनी वज्र मुट्ठी के लिए मशहूर था। पिछली बार भूमिगत अखाड़े में उसने आर्यन को 3 मुक्कों में नहीं मार पाया था। उस हार ने उसके दिल में आग लगा दी थी। आज वह उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए आया था। वह न सिर्फ आर्यन को कुचलना चाहता था, बल्कि धवलकुल के एल्डर के सामने अपनी ताकत भी साबित करना चाहता था। युगांत गलियारे से बाहर निकला। उसका कवच सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके वज्र दस्ताने नीली बिजलियों से जगमगा रहे थे। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उधर आर्यन को एक गुर्गे ने धक्का देकर अखाड़े में लाया। वह धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ा। चारों ओर बिखरी लाशें, टूटी हड्डियां और खून की गंध ने उसका ध्यान खींचा। उसने होठों पर एक हल्की मुस्कान बनाई और बुदबुदाया, ये वो दुनिया है जो मुझे पसंद है। हा, जितनी ज्यादा क्रूरता उतना ही उसे मजा आ रहा था। वह भेड़िए के वर्ष में पैदा हुआ था। खून से होली खेलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। जैसे ही वह अखाड़े के केंद्र में खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें उठाकर
आसमान की ओर देखा, उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। डॉकवर्ल्ड, उसने उत्साह से बुदबुदाया। तभी युगांत उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आर्यन को घूरा और ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, कमबख्त, पिछली बार तू भाग्यशाली था, इस बार मैं तुझे एक ही मुक्के में खत्म कर दूंगा। उसके चेहरे पर अभिमान था। वह दामुश शहर का कुलीन था, जन्म से ही श्रेष्ठ। आर्यन का चेहरा ठंडा हो गया। उसने युगांत को घूरा और शांत स्वर में कहा, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे याद रखूंगा। युगांत की मुट्ठियां कस गईं। मैं तुझे ऐसा याद दिलाऊंगा कि तू यमराज के पास जाकर भी मेरा नाम लेगा, उसने गुर्राते हुए कहा। जैसे ही उसकी वज्र मुट्ठी की गड़गड़ाहट हवा में गूंजी, दर्शक हैरान रह गए। वज्र मुट्ठी, ये अर्काप्रभा परिवार की स्काई रैंक तकनीक है। वज्र दस्तानों के साथ ये गुलाम एक ही मुक्के में खत्म हो जाएगा। मार डालो, तुरंत मारो। दर्शकों की भीड़ चीख रही थी। इसी बीच युगांत ने अपनी पूरी शक्ति समेटी। हवा में गड़गड़ाहट गूंजी और उसके वज्र दस्ताने बिजली की लपटों से चमक उठे। वज्र मुट्ठी, उसने दहाड़ा और उसका दायां हाथ एक तूफान की तरह आर्यन की ओर बढ़ा। वह इस एक मुक्के से अपनी सारी शर्मिंदगी मिटाना चाहता था। अगर मैं तुझे तुरंत नहीं मार सका तो मेरी हार मान लेना, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, वज्र मुट्ठी इतनी शानदार है, स्काई रैंक तकनीक इतनी खास है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तो फिर मेरी डिवाइन रैंक तकनीक का मजा चख। अचानक आर्यन का शरीर हवा में घुल गया। वह एक छाया की तरह गायब हो गया और अगले ही पल उसका दायां पैर एक चाबुक की तरह हिला। तूफानी पैर, उसने गर्जना की। उसका पैर एक तूफान की तरह युगांत के सिर पर उतरा। धड़ाम, विस्फोट की आवाज ने रंगशाला को हिला दिया। युगांत का शरीर उस हमले को सह ना सका। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी घुटने की हड्डियां चटक गईं और खून की धार रेत पर बिखर गई। वो एक सूअर की तरह चीखा। उसका चेहरा दर्द और अविश्वास से विकृत हो गया। लेकिन आर्यन वहीं नहीं रुका। उसका शरीर हवा में स्थिर था, मानो वह कोई युद्धदेव हो। उसने पलटकर अपना बायां पैर बाहर निकाला। ये रहा अंत, उसने कहा, और उसका पैर एक बिजली की तरह युगांत की गर्दन पर उतरा। युगांत का शरीर हवा में उछला जैसे कोई पतंग जिसकी डोर कट गई हो। वो रंगशाला की दीवार से टकराया और उसका आधा शरीर पत्थरों में धंस गया। खून की धार दीवार को लाल कर गई। उसकी एचपी तुरंत शून्य हो गई। यह एक शानदार हत्या थी। 2 चालों में युगांत चित। तूफानी पैर तकनीक की शक्ति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रंगशाला में सन्नाटा छा गया। दर्शकों की सांसें थम गईं। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक गुलाम ने अर्काप्रभा परिवार के यंग मास्टर को इतनी आसानी से धूल चटा दी। थलमेर, जो दर्शकों में बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें आर्यन पर टिक गईं। इतना तेज, उसने हैरानी से बुदबुदाया। तभी सिस्टम की बीप गूंजी। बधाई हो आर्यन, युगांत को मारने पर 890 एक्सपी पॉइंट्स, 50 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, वज्र मुट्ठी तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बधाई हो आर्यन, वज्र दस्ताने प्राप्त हुए। आर्यन की आंखें चमक उठीं। लेकिन सिस्टम यहीं नहीं रुका। बधाई हो आर्यन, आपने काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें। वानर मंत्र कवच, नागरानी का विष, ह्रस्वगंध घास या उग्रदृष्टा सीरम। आर्यन अवाक रह गया। तेरी तो अमर मूल्य से काल मूल्य में अपग्रेड होने के बाद यह इतना धमाकेदार हो गया। चुनने का विकल्प भी है। हाँ, मैं तो अमीर होने वाला हूँ, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा थीं। कैसे चुने? आर्यन दुविधा में था, क्योंकि हर श्रृंखला प्रलोभन से भरी थी। वानर मंत्र कवच यह उपयोगकर्ता को 2 स्तर ऊंचे योद्धा के हमले से बचा सकता था। रक्षा के लिए ये अनमोल था, लेकिन इसे बस एक बार उपयोग किया जा सकता था। नागरानी का विष, ये किसी भी स्तर के योद्धा को मार सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब वह सो रहा हो। ह्रस्वगंध घास, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी थी जिसकी पिल बनने पर यह चकनाचूर आत्मा को फिर से जोड़ सकती थी। उग्रदृष्टा सीरम, ये एक तरल पदार्थ था जो उपयोगकर्ता को एक उच्च स्तरीय शक्तिशाली बीस्ट की ताकत देता था। आर्यन को सबसे ज्यादा उत्सुकता नागरानी के विष ने जगाए। ये किसी भी स्तर के यानी कितने भी शक्तिशाली योद्धा को मार सकता था, लेकिन इसमें एक खामी थी, ये केवल तभी दिया जा सकता था जब दुश्मन सो रहा हो। ये खामी बहुत भयानक थी, इसलिए आर्यन की रुचि तुरंत मर गई। उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत शक्ति की थी। उसे एक मजबूत शक्ति की जरूरत थी ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस डॉक वर्ल्ड में जहां नरभक्षण पूरी तरह से प्रदर्शित होता था, आर्यन को सबसे पहले जीवित रहना था। लेकिन विकल्प चुनने की दुविधा ने उसे फिर से घेर लिया। कमबख्त, इतनी सारी चीजें कैसे चुनूं? उसने झुंझलाहट में बुदबुदाया। सब कुछ इतना लुभावना है, बस आंखें बंद करके चुन लेता हूँ। आर्यन को वाकई नहीं पता था कि कैसे चुनना है। वो हर एक को चुनना चाहता था, लेकिन वो केवल एक ही चुन सकता था। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी सोच को सिस्टम पर केंद्रित किया। बधाई हो आर्यन, उग्रदृष्टा सीरम चुनने के लिए। सिस्टम बीप बजी। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। उग्रदृष्टा सीरम, लगता है मुझे फिर से बीस्ट में बदलने वाली चीज हाथ लगी है।
बधाई हो आर्यन, लेवल 1 काल मूल्य सक्रिय करने और नर्सिंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसी पल आर्यन के दिमाग में एक सीरम प्रकट हुआ, पर यह इंजेक्शन में भरा एक हरा तरल था। वस्तु नर्सिंग सीरम। उपयोग की संख्या 0/3। विवरण, एक बार उपयोग करने पर आप नर्सिंग में बदल जाएंगे, जो नर्सिंग की 100% शक्ति और रक्षा देगा। हा, नर्सिंग, नीला राक्षसी शेर। आर्यन का दिल जोश से उछल पड़ा। अगर मेरे पास उसकी शक्तियां होंगी तो इस रंगशाला में कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। उसने पूर्वज रुद्रदेव की बातें याद की। उन्होंने एक बार उसे नर्सिंग की कहानियों के बारे में बताया था, एक ऐसा प्राणी जिसने सालों पहले डॉक वर्ल्ड में कहर बरपाया था। उसका नाम सुनकर ही योद्धा कांप उठते थे। उसी समय आर्यन ने सिस्टम बीप को ध्यान से सुना और अपने आप में बुदबुदाया, लेवल 1 काल मूल्य। क्या इसका मतलब है कि काल मूल्य को जमा करके और उन्नत किया जा सकता है? सिस्टम संकेत, काल मूल्य का स्तर बढ़ाया जा सकता है। मरने वाले का स्तर जितना ऊंचा होगा, लूट की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। सिस्टम संकेत, लेवल 2 काल मूल्य सक्रिय करने के लिए 1000 अंक चाहिए। समझ गया, आर्यन ने अपने दिल में हंसते हुए कहा। ये तो मजेदार है। अगर मैं 10,000 बीस्ट्स या योद्धाओं को मार डालूं और काल मूल्य को उच्चतम स्तर तक ले जाऊं तो क्या होगा? हा, सिस्टम का ये अपग्रेडेड वर्जन उसे हर पल और उत्साहित कर रहा था। धरती पर अमर मूल्य या स्ट्राइकिंग मूल्य में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन काल मूल्य, ये तो किसी खजाने से कम नहीं था। उसी समय रंगशाला में तीव्र हर्षोल्लास का विस्फोट हुआ। हा, क्या ताकत है। अंडिस्को, 2 चालों में युगांत को मार देना। उसने अभी कौन सी तकनीक का उपयोग किया? वे 2 लाते बस अजेय हैं। ये गुलाम वाकई में शक्तिशाली है। हा, दामूस शहर का छोटा प्रतिभाशाली तुरंत मार दिया गया। ये गुलाम कितने में है? मैं इसे 10,000 पन्ना सिक्के में खरीदूंगा। मैं 1,00,000 पन्ना सिक्के दूंगा। दर्शक आर्यन की जीत से डरे नहीं, उल्टा वे और उन्मादी हो गए। उन्हें परवाह नहीं थी कि युगांत मर गया, वे केवल हिंसा और शक्ति की पूजा करते थे। यही था डॉक वर्ल्ड, एक सरल लेकिन क्रूर दुनिया। लेकिन वहीं अर्काप्रभा परिवार के लोग आग बबूला हो रहे थे और एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, कमीने, तू आज यही मरेगा। तभी लोहे का दरवाजा फिर से खुला और एक ठंडी गुर्राहट सुनाई दी। अखाड़े में तुरंत सन्नाटा छा गया। रातगामी भेड़िया, वही जिसने पहले 8 गुलामों को चट कर दिया था, अंधेरे गलियारे से बाहर निकला। उसकी हरी आंखें ठंडी रोशनी बिखेर रही थीं। वह आर्यन को एक भूखे शिकारी की तरह घूर रहा था। रातगामी भेड़िया, हा, अब मजा आएगा। रातगामी भेड़िया बनाम गुलाम। ये गुलाम कितना टिकेगा? इसकी ताकत कंतारा के शिखर के बराबर है। ये गुलाम इसे नहीं झेल पाएगा। टुकड़े टुकड़े कर दो। दर्शकों का उन्माद फिर से चरम पर पहुंच गया। वे खड़े हो गए, उनकी नजरें अखाड़े के केंद्र पर टिकी थीं। रातगामी भेड़िया इस रंगशाला में आने के बाद से कभी नहीं हारा था। ये लोगों को खाकर जिंदा रहता था और बस 1 महीने में इसके हाथों मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई थी। इसके दांत और पंजे खून से चमक रहे थे। जैसे ही ये बाहर निकला, इसने एक जोरदार दहाड़ मारी। आओ! ये दहाड़ आर्यन को चुनौती थी, जैसे वो कह रहा हो, ये मेरा अखाड़ा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन आर्यन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। मुझे परवाह नहीं कि तूने कितने लोगों को मारा, उसने बुदबुदाया। मुझे बस तुझे मारकर मिलने वाली एक्सपी चाहिए। मुझे काल मूल्य चाहिए। धरती की तुलना में यहाँ काल मूल्य आर्यन का सबसे बड़ा अस्त्र था। इंसानों को मारने से 10 अंक, बीस्ट से 1 अंक, और वह कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था। तभी उसका शरीर हवा में गायब हो गया। वो कहाँ गया? दर्शकों में से एक ने चीखा। अगले ही पल आर्यन रातगामी भेड़िए के सामने दिखा और उसने चीखा, तूफानी पैर तकनीक। उसकी लात बिजली की तरह भेड़िए के गले पर उतरी। क्रैक! हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंजी। भेड़िए का शरीर कांप उठा और वो कुछ कदम पीछे हट गया। उसका गला चकनाचूर हो चुका था। वो दर्द से चीखना चाहता था, मगर कोई आवाज नहीं निकली। आर्यन के होंठ मुड़े। अब भी शेख ही बघारना चाहता है। वो रुका नहीं। उसकी गति और तेज हो गई। तूफानी पैर तकनीक। बिजली की गति से एक और लात भेड़िए की खोपड़ी पर उतरी। क्रैक! उसकी खोपड़ी की हड्डी अंदर से चटक गई। भेड़िया घुटनों पर गिर पड़ा, पर वो अभी मरा नहीं था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। लेकिन आर्यन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने युगांत से लूटे वज्र दस्ताने पहन लिए और भेड़िए की टूटी खोपड़ी पर निशाना साधा। वज्र मुट्ठी। बिजली का एक विस्फोट हुआ। भेड़िए की HP 0 हो गई। उसने खून की उल्टी की और जमीन पर ढेर हो गया। वो भी मर चुका था। बधाई हो आर्यन, रातगामी भेड़िए को मारने पर 1000 XP पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंतारा लेवल 5। बधाई हो आर्यन, लेवल अप करने पर आपको विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, फैंटम लॉटरी सिस्टम का एक फ्री ड्रॉ। फैंटम लॉटरी सिस्टम? क्या लॉटरी सिस्टम भी बदल गया है? आर्यन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि फैंटम शब्द से संबंधित कोई भी चीज शानदार होती थी। गल्प!
उसने अपनी लार नीली और जोश में आकर कहा, फैंटम लॉटरी सिस्टम को सक्रिय करो। बज तुरंत ही उसके दिमाग में एक इंटरफेस खुल गया। यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, एक स्लॉट मशीन उसके सामने थी जिसमें ढेर सारी चीज़ें चमक रही थीं। हथियार, जादुई वस्तुएं, शक्तिशाली मंत्र, हर चीज़ इतनी शानदार थी कि आर्यन की आंखें चकरा गईं। वाह, ये तो काल मूल्य से भी ज्यादा धांसू है, उसने सोचा। सिस्टम, तुम सच में गजब हो। मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करूँ? उसने मजाक में मन ही मन कहा, तो फिर कुछ और फ्री ड्रॉ दे दो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिस्टम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं। आर्यन चुप हो गया। ठीक है, एक ही काफ़ी है, उसने खुद को तसल्ली दी। उधर रंगशाला की दर्शक दीर्घा में हलचल मची हुई थी। वो लोग पागल होने वाले थे, उनके दिमाग उलझ गए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा गुलाम ऐसा कैसे कर सकता था। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या ये लड़का सच में गुलाम है? अब तो वो मेरा आदर्श बन गया है। इतना भयंकर गुलाम मैंने कभी नहीं देखा। वो वाकई शानदार है। ये गुलाम आखिर है कौन? थलमेर का चेहरा भी उत्साह से भरा था। बहुत खूब, बहुत खूब। चौथे लेवल का कंतारा नहीं, अभी अभी वो 5वें लेवल पर पहुंचा। इतनी कम शक्ति के साथ इतना कुछ कर पाना वाकई शानदार है। ये लड़का भयंकर है, शक्तिशाली, शानदार। उसके बगल में बैठे आयुर ने कहा, एल्ड, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम है। वो धवलकुल के मानकों को पूरा नहीं करता। इसके अलावा वो एक गुलाम है, ना कोई प्रतिभा, ना कोई ब्लड लाइन। ऐसे योद्धा का कोई भविष्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो नीलतारा स्तर तक ही पहुंच पाएगा। एक गुलाम के लिए चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार था। ज्यादा से ज्यादा वो रंगशाला में बस एक मुस्कान जीत सकता था, बस इतना ही। किसी संप्रदाय या शक्तिशाली कुल या ताकत में प्रवेश करना असंभव था। थलमेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आयुर, एक गुलाम को कम मत आंको। प्रतिभा और ब्लडलाइन जरूरी हैं, पर एक मजबूत दिल उससे भी ज्यादा मायने रखता है। तभी अखाड़े के चारों ओर के लोहे के द्वार एक एक करके खुलने लगे। खूंखार और भूखे बीस्ट एक के बाद एक बाहर निकले, कम से कम 20 की संख्या में। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी गर्जन से पूरा अखाड़ा गूंज उठा। हा हा हा, समूह मुकाबला, सारे 20 छोड़ दिए गए हैं। उस गुलाम को मार डालो, इसी में तो मजा है। इस रंगशाला में कोई भी गुलाम जिंदा नहीं बचा है। क्या वो इतिहास बनाना चाहता है? तो मुझे उसे एक जोरदार तमाचा देना चाहिए। हा हा हा। दर्शकों को आर्यन के जीने मरने की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए ये सब एक खेल था, एक खूनी तमाशा। एक गुलाम का जीवन उनके लिए तुच्छ था। लेकिन तभी रंगशाला हिंसक रूप से हिल उठी। अखाड़े में मौजूद सभी 20 डर से जमीन पर लेट गए। उनकी गर्जन अब कांपती हुई सिसकियों में बदल गई। दर्शक दीर्घा भी आधे सेकंड के लिए शांत हो गई और फिर अचानक उनकी चीखों ने आसमान को चीर दिया। वो आ रहा है, काना खुरपा, काना खुरपा, काना खुरपा। एक चमक के साथ अखाड़े का आखिरी लोहे का दरवाजा भी खुल गया। काले गलियारे की गहराई से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और एक भयानक दबाव हवा में फैल गया। दर्शक दीर्घा में बैठे उदित, जो और का प्रभा परिवार का मुखिया और युगांत का पिता था, ने ठंडी नजरों से आर्यन को घूरा। उसने दांत पीसते हुए कहा, एक मामूली तुच्छ गुलाम की इतनी हिम्मत कि मेरे परिवार के खिलाफ जाएं। मैं देखूंगा कि तू कितना सक्षम है। अपने बेटे की मौत ने उसके दिल में आग लगा दी थी। वह चाहता था कि अब आर्यन अपनी जान से इस अपमान की कीमत चुकाए। तभी एक पहाड़ जितना विशाल दानव गलियारे से बाहर निकला। उसका चेहरा बदसूरत था और उसकी एकमात्र विशाल आंख आर्यन को घूर रही थी। उसके कंधे पर एक पत्थर का खुरप था जो किसी भयानक हथियार की तरह लग रहा था। काना खुरपा, काना खुरपा, काना खुरपा, काना खुरपा, काना खुरपा, काना खुरपा। दर्शकों की भीड़ उन्माद में डूब गई। ये दानव सालों से इस रंगशाला का राजा था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि रातगामी भेड़िया भी उसके सामने कांपता था और उसकी मौजूदगी ने पूरे अखाड़े में एक भयानक दबाव फैला दिया। आर्यन पर उसकी आंख का दबाव इतना भारी था कि वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हा हा हा। ये देखकर कि आर्यन उसके दबाव तक को सहन नहीं कर सका, दानव उत्साह से जोर जोर से हंसा। दर्शकों की चीखें और उन्माद और भी तेज हो गया। काना खुरपा, उसे खा जाओ, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। आर्यन ने पूरी दर्शक दीर्घा में नजरें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में मुझे मरते देखना इतना पसंद है? उसके दिल में गुस्सा भड़क रहा था। और उसी पल, फैंटम लॉटरी सक्रिय करो, उसने अपने मन में दहाड़ा। लॉटरी सिस्टम तेजी से घूमने लगा। आर्यन एक साथ कई काम कर रहा था। एक तरफ वो काना खुरपा से सतर्क था और दूसरी ओर वो अखाड़े में सभी बीस्ट पर ध्यान दे रहा था। उसने अपने मन में कहा, सिस्टम कुछ अच्छा देना। तभी काना खुरपा ने अपने पथरीले खुरपे को जोर से जमीन पर पटका। जमीन हिल गई और धूल का गुबार उड़ने लगा। सभी बीस्ट गर्जना करने लगे। दर्शकों ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये शुरू होने वाला है। हा हा हा, अब मजा आएगा, मारो मारो। आयुर ने कहा, एल्डो, वो दानव बहुत शक्तिशाली है, ये उसे पूरी तरह से कुचल सकता है। वो गुलाम अब नहीं बचेगा।
थलमेर ने भौहें सिकोड़ लीं। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसे आर्यन को बचाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि काना खुरपा की शक्तियां नीलतारा स्तर की थी और जबकि आर्यन अभी कंटारा लेवल 5 पर था। अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक जिज्ञासा भी थी। वह देखना चाहता था कि आर्यन कितना आगे जा सकता है। हफ, थलमेर ने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन अंत में वो अपनी जगह पर बिना हिले बैठा रहा। बच्चे, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी सीमा क्या है। ये स्थिति निश्चित मृत्यु की स्थिति थी। सबको पता था जैसे ही काना खुरपा ने कदम उठाया तो आर्यन इसे बिल्कुल रोक नहीं पाएगा और मारा जाएगा। आर्यन भी बखूबी जानता था कि वो इस विशाल दानव को सीधे नहीं हरा सकता। उसने तूफानी पैर तकनीक से पहले युगांत और रातगामी भेड़िए को हराया था, लेकिन ये दानव उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लॉटरी सिस्टम अभी भी घूम रहा था और परिणाम अभी तक नहीं आए थे। उसका दिल डूब रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। पहले उसे लात मारो, उसने दहाड़ा। तूफानी पैर तकनीक। आर्यन की गति बिजली की तरह थी। वह धूल के गुबार की आड़ में छिपकर काना खुरपा की ओर लपका। उसने अपनी पूरी ताकत एक लात में झोंक दी जो सीधे दानव के चट्टानी सीने पर लगी। लेकिन काना खुरपा अपनी जगह से टस से मज नहीं हुआ। वो एक मजबूत दीवार के भांति खड़ा था। उसकी विशाल आंखें आर्यन को घूर रही थीं और वो मुस्कुराया। फिर एक झटके में उसने आर्यन को पकड़ लिया। उसकी जकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन के दाएं पैर की हड्डियां लगभग टूट गई और उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। दर्शक चिल्लाए, उसे खा लो, उसे खा लो, उसे खा लो। हा हा हा, वो मरने वाला है। काना खुरपा के हाथों मरना उसका सम्मान है। गुलाम, शांति से मर जाओ। काना खुरपा, काना खुरपा। उसी समय सिस्टम की आवाज बजी। बधाई हो आर्यन, फायर गोलम प्राप्त करने के लिए। क्या आप इसे जारी करना चाहेंगे? फायर गोलम, हाँ, जारी करो, आर्यन ने उत्साह से कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह रहस्यमयी चीज क्या थी और किस तरह काम करती थी। लेकिन इस पल में जब वो काना खुरपा की विशाल मुट्ठी में जकड़ा हुआ था, उसे किसी भी मदद की सख्त जरूरत थी। तो उसने बिना सोचे समझे फायर गोलम को जारी करने का आदेश दिया। अगले ही पल अखाड़े के केंद्र में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक पत्थर की मूर्ति जैसा था, लेकिन इसके हाथ में एक छड़ी थी जिसके सिरे से आग की लपटें निकल रही थीं। इसकी आंखें खूनी लाल थी और इसकी मौजूदगी ने हवा को गर्म कर दिया। दर्शकों में हलचल मच गई। ये क्या है? अखाड़े में ये मूर्ति कहाँ से आई? ये कोई जादू है। आर्यन ने फायर गोलम को देखा और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल गई। तो चलो अपना कमाल दिखाओ, उसने मन ही मन कहा। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। काना खुरपा ने आर्यन को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसका सिर बाहर निकला हुआ था और दानव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, तेरा सिर काट लूंगा गुलाम। फिर उसने अपना खूनी मुंह खोला और आर्यन के सिर को काटने के लिए बढ़ा। लेकिन तभी फायर गोलम की छड़ी से एक आग का गोला निकला और सीधे काना खुरपा के मुंह पर जाकर फटा। एक तेज धमाका हुआ और दानव दर्द से चीख उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और आर्यन ने मौके का फायदा उठाकर उसकी हथेली से छलांग लगा दी। वह जमीन पर उतरा और दहाड़ा। अब मेरी बारी है। मन ही मन वह फायर गोलम की शक्ति से हैरान था। ये तो सच में जबरदस्त है। मेरी तूफानी पैर तकनीक ने इसे खरोंच तक नहीं पहुंचाई और इसने इसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अगर ऐसा है तो अंडिस्को। उसने तुरंत फायर गोलम को आदेश दिया। फिर से मारो, दर्जन भर गोले दागो। फायर गोलम ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। आग के गोले एक के बाद एक काना खुरपा के सीने पर बरसने लगे। हर गोले के साथ वो पीछे धकेला गया और आखिरकार पीछे रंगशाला की दीवार से टकराकर जकड़ गया। उसकी एचपी तेजी से घट रही थी। मेरे सामने घमंड, आर्यन ने गुस्से से कहा। अब दिखा तू कितना घमंडी है। उसका दायां पैर जो काना खुरपा की पकड़ से लगभग टूट चुका था, अब काल ऊर्जा के प्रभाव से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह फिर से आगे बढ़ा और एक छलांग के साथ काना खुरपा के सिर पर चढ़ गया। यही आंखें थीं ना जो मुझे घूर रही थीं। उसने अपने वज्र दस्ताने पहने और वज्र मुट्ठी की पूरी शक्ति से दानव की एकमात्र विशाल आंख पर हमला किया। काना खुरपा की आंख फट गई और वो दयनीय रूप से चीखा। उसने अपने पथरीले खुरपे को बुरी तरह झपटाया, लेकिन उससे पहले कि वह आर्यन को छू पाता, फायर गोलम ने एक और आग का गोला दागा। गोला सीधे दानव के हाथ पर लगा और उसका पथरीला खुरप हवा में उड़ गया। खून झरने की तरह बह निकला। आर्यन काना खुरपा के सिर पर खड़ा था। उसने चारों ओर नजरें घुमाईं और गहरे स्वर में दहाड़ा, तुम सबको ये खूनी खेल देखना पसंद है ना? लो अब और देखो। उसने अपनी मुठियां हिलाईं और काना खुरपा के सिर पर एक आखिरी हमला किया। दानव का सिर चकनाचूर हो गया। उसकी एचपी शून्य हो गई और वह जमीन पर ढेर हो गया, मर चुका था। बधाई हो आर्यन, काना खुरपा को मारने पर 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 230 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, पत्थर खुरपा प्राप्त हुआ। आर्यन ने अपनी खून से सनी मुठियां हिलाईं और दहाड़ा, कमभक्त और कौन। उसकी दबंग और अभिमानी आभा पूरे अखाड़े पर छा गई। रंगशाला में सन्नाटा छा गया। दर्शक आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। तभी आर्यन की नजरें बीस्ट्स पर पड़ी जो अभी भी अखाड़े में खड़े थे।
फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ दर्शक दीर्घा की ओर देखा। तुम लोगों को खून खराबा देखने का बहुत शौक है ना? अब देखो जब ये तुम्हें खाएंगे तो कैसा लगता है। उसने काना खुरपा का विशाल पत्थर खुरप अपने कंधे पर रखा और बीस्ट्स की ओर देखकर बोला, क्या तुम इन लोगों को खाना चाहते हो जो तुम्हें चिढ़ाते थे? आज़ादी पाना चाहते हो? बीस्ट्स ने जैसे उसकी बात समझ ली, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे जोरदार गर्जना के साथ गुर्राए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर रुक क्यों रहे हो? जाओ, बेरोक टोक हो जाओ। रंगशाला में दृश्य अब पूरी तरह अराजक हो गया। बीस्ट्स ने दर्शक दीर्घा की ओर छलांग लगाई, लेकिन 20 मीटर ऊंची दीवार उनके रास्ते में थी। वो क्या करना चाहता है? क्या ये गुलाम पागल हो गया है? चिंता मत करो, ये रंगशाला 20 मीटर से ज्यादा ऊंची है। चाहे ये बीस्ट कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, वे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। आर्यन के मुंह का कोना पीछे खींचा, उसने फायर गोलम को नियंत्रित किया और रंगशाला की 10 मीटर ऊंची दीवार की ओर निशाना साधा। आग! फायर गोलम की छड़ी से आग के गोले निकले और दीवार पर बरसने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आधे मिनट में दीवार में एक बड़ा रास्ता बन गया। अब न केवल बीस्ट्स बल्कि एक छोटा बच्चा भी उस रास्ते से दर्शक दीर्घा तक पहुंच सकता था। दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। कमबख्त, ये क्या कर रहा है? हाय भगवान! भागो सैनिक, इन्हें रोको। उसी पल आर्यन को एहसास हुआ कि उसके शरीर में काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। शायद फायर गोलम ने उसकी पूरी काल ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। अब जब काल ऊर्जा खत्म हो गई थी, इसे और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। ये एक मौका था, भागने का एक शानदार मौका। यही कारण था कि आर्यन ने इन बीस्ट को नहीं मारा। उसने चिल्लाया, हमला करो, चलो पागलपन भरा नरसंहार शुरू करें। एक बीस्ट ने गर्जना की और 3 कदमों में दर्शक दीर्घा पर चढ़ गया। उसने एक दर्शक को अपने जबड़ों में दबाया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। रंगशाला अराजकता में डूब गई। कमबख्त, हाय भगवान! भागो सैनिकों, सैनिकों जल्दी करो और उन्हें रोकें। रो! आर्यन अखाड़े के केंद्र में खड़ा था। उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, खून खराबा देखना पसंद था ना? अब देखो जब तुम्हारा खून बहेगा तो कैसा लगता है। आर्यन जल्दी में नहीं था, वो धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा था। रंगशाला के एक अंधेरे कोने में गुलाम मालिक के पास खड़े उसके गुर्गे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर क्या मुझे? गुलाम मालिक की आंखें ठंडी थीं। उसने कहा, जरूरत नहीं, अब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अचानक इतना शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में शक्ति जागृत हो गई है। गुर्गे का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने कहा, मास्टर शक्ति जागृत हो गई है तो फिर इस 009 की पहचान? दामूस शहर में हंगामा मच गया था। रंगशाला जो कभी खूनी खेलों और मनोरंजन का गढ़ थी, में 20 से ज्यादा बीस्ट्स ने दर्शकों में तबाही मचा दी थी। कुछ लोग उनके खूंखार जबड़ों में चिथड़े चिथड़े हो गए तो कुछ अफरा तफरी में कुचलकर मारे गए थे। मास्टर, ये 20वां बीस्ट है और आखिरी भी 8 पूरी तरह से बख्तरबंद सैनिक एक बीस्ट के साथ आए जिसे उन्होंने अभी अभी काबू किया था। शमशेर भौहें सिकुड़े हुए खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और नाखुशी से तमतमाया हुआ था। वो दामूस शहर का शहरपाल और धवलकुल का पूर्व शिष्य था और रंगशाला उसका सबसे बड़ा व्यवसाय और जरूरी आय का स्रोत थी। इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 15 साल लगे थे, पर अब ये रंगशाला बर्बादी के कगार पर थी। इससे भी बड़ी बात, इस घटना के बाद दामूस शहर के कुलीन वर्ग के लोग और परिवार उससे असंतुष्ट हो जाएंगे और अगर ये खबर धवलकुल तक पहुंची तो उसकी प्रबंधन क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। वह इसका जवाब नहीं दे सकता था। वो गुलाम कहाँ है? शमशेर की आंखें गुस्से से जल रही थीं। एक सैनिक ने डरते हुए जवाब दिया। उस गुलाम ने हंगामे का फायदा उठाकर भीड़ में घुसकर छिप लिया। अब उसे ढूंढना मुश्किल है। शायद वो शहर छोड़कर भाग गया। उसके बोलने से पहले ही शमशेर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, बेकार का चरा, तुम एक आदमी को भी नहीं ढूंढ सकते। उसने दहाड़ते हुए कहा, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, तुम्हें उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। मैं उसका कटा हुआ सिर रंगशाला में लटकाना चाहता हूँ। शमशेर का गुस्सा आर्यन के लिए हड्डियों तक की नफरत में बदल चुका था। दूसरी ओर थलमेर और आयुर शहर की एक गली में चल रहे थे। थलमेर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वो पत्थर की मूर्ति जैसी चीज क्या थी? उसने आग के गोले कैसे छोड़े? यह क्या था? उसने फिर पूछा, आयुर क्या तुम्हें कुछ पता है? आयुर ने थकित स्वर में जवाब दिया, एल्डर आपने मुझसे ये सवाल 180 बार पूछ लिया है, मुझे वाकई नहीं पता। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। थलमेर ने सोच में पड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये ब्लडलाइन प्रतिभा हो सकती है? आयुर ने सिर हिलाया। ब्लडलाइन प्रतिभाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन क्या कोई मूर्ति ब्लडलाइन प्रतिभा हो सकती है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर आयुर ने गंभीर स्वर में कहा, एल्डर अब इस बारे में सोचने का समय नहीं है। धवलकुल के शिष्य चयन का दिन नजदीक आ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना होगा। अगर ग्रैंड एल्डर को पता चला कि हमने बिना अनुमति पहाड़ से नीचे उतर गए तो हमें सजा मिलेगी। वे गुप्त रूप से पहाड़ से नीचे उतरे थे, जो धवलकुल के नियमों के खिलाफ था। थलमेर ने आयुर की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ छिपा है?
आयुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ छिपा है, लेकिन मुझे पता है कि दामुश शहर का शहरपाल शमशेर और अर्कप्रभा परिवार का मुखिया उसे छोड़ेंगे नहीं। वे पूरे शहर की तलाशी लेंगे और उसे मार डालेंगे। थलमेर चौंक गया, तो मैं रुकना चाहता हूँ। आयुर अवाक रह गया। उसने थलमेर को देखा और कहा, यंग मिस, क्या आप पागल हो गई हैं? उसने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, एल्डर, हमारे पास समय नहीं है। अगर ग्रैंड एल्डर को पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। थलमेर ने बुदबुदाया, मैंने फैसला कर लिया है। आयुर उत्साहित होकर बोला, क्या आपने धवलकुल वापस लौटने का फैसला किया है? नहीं, थलमेर ने उत्साह से कहा, मैंने फैसला किया है कि वो गुलाम वही शिष्य है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे धवलकुल में शिष्य चयन के लिए ले जाऊंगा। हा, यह एक शानदार फैसला है। थलमेर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। आयुर अवाक रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उधर अर्कप्रभा परिवार के महल में उदित का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसे ढूंढो, उसने दहाड़ा, हर कोने की तलाशी लो, चाहे 3 फीट जमीन खोदनी पड़े, उसे मेरे लिए ढूंढो। उदित अपने बेटे युगांत की लाश को देखकर गुस्से से कांप रहा था। मैं चाहता हूं कि वो कमीने मेरे बेटे के साथ मरे। आर्यन ने न केवल उसके बेटे को मारा था बल्कि रंगशाला में ऐसा तमाशा रचा था जिसने अर्कप्रभा परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। वहीं रात के अंधेरे में आर्यन एक जीर्ण शीर्ण काले दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके कंधे पर विशाल पत्थर का खुरपा था और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान खेल रही थी। मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊंगा। वह शहर छोड़कर नहीं भागा था। भागने का विचार उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। वह उस अंधेरे कारागार को ढूंढने का रास्ता खोज रहा था जहां सूरमास और बाकी गुलाम कैद थे। रंगशाला जाते वक्त उसने पहले ही रास्ते में कुछ निशानी छोड़ी थी ताकि उसे ढूंढा जा सके, क्योंकि वो जानता था कि उसे वापस आना है। उसने पहले कहा था उसे उस आदमी को मारना था, और गुलाम मालिक को, जो एक किंग था। जब मारने के लिए एक किंग हो तो वो वापस कैसे नहीं आ सकता था। इसके अलावा उसे सिस्टम द्वारा दिया मिशन भी पूरा करना था। भूमिगत कारागार के भीतर गुलाम मालिक के हमेशा साथ रहने वाला गुर्गा उसके कमरे में दाखिल हुआ और धीरे से बोला, मालिक, मैंने खबर भेज दी है। मुझे विश्वास है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। गुलाम मालिक ने हल्के से सिर हिलाया। गुर्गे ने आगे कहा, मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी शमशेर और अर्कप्रभा परिवार पूरे शहर में उस बच्चे की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ लेंगे वो निश्चित रूप से मर जाएगा। गुलाम मालिक ने धीरे से कहा, काश ऐसा ही हो। अगर इस मामले के लिए हमें दोषी ठहराया गया तो शायद हम अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। 009 की पहचान बहुत खास थी, इतनी खास कि यह उन्हें डराती थी। अब जब वह उनके नियंत्रण से बच निकला था, अगर वो वाकई भाग गया तो परिणाम अकल्पनीय थे। उसी पल एक जोरदार धमाके के साथ कारागार का मुख्य दरवाजा लात मारकर उड़ा दिया गया। गुर्गे की भौहें कांपीं। यहाँ कौन दुस्साहस कर रहा है? ये मैं हूँ, तुम्हारा बाप। आवाज बहुत परिचित थी। गुलाम मालिक की आंखें सिकुड़ गईं। वो ठंडे स्वर में हंसा, तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। बाहर 1 दर्जन से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक वो था जिसने पिछले बार आर्यन को मुक्का मारा था। उसने सबसे पहले आर्यन को पहचाना। 009, ये तुम हो कचरा गुलाम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने छलांग लगाए। उसके हाथ में पत्थर का खुरपा हवा में लहराया और एक ही बार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। खून की फुहार हवा में छितर गई और उसका शरीर धम से गिर पड़ा। हाँ, ये तुम्हारा बाप है, आर्यन ने दहाड़ा। उसी पल गुलाम मालिक और उसका गुर्गा कमरे से बाहर निकले। गुलाम मालिक ने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरा। आर्यन भी उसे देख रहा था जैसे एक राक्षसी बीस्ट अपने शिकार को देखता हो, लार टपकाते हुए। फिर उसने अपने आसपास इकट्ठा लोगों की गिनती की और बुदबुदाया, तो काल मूल्य एक बार में भर सकता है, बहुत अच्छे। गुलाम मालिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू खुद मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। आर्यन हंसा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं शांति से कैसे जा सकता था? गुर्गे ने मजाकिया लहजे में हंसा, बच्चे, क्या तू सोचता है कि युगांत को मारने, रातगामी भेड़िए को खत्म करने और काना खुरपा को ठिकाने लगाने के बाद तू यहाँ घमंड कर सकता है? हाँ, तू अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा है। उस पल आर्यन के पास काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसकी काल ऊर्जा बस इंसानों और बीस्ट्स को मारकर ही वापस भर सकती थी। फायर गोलम को उसने अपनी स्पेस रिंग में वापस रख लिया था, लेकिन बिना काल ऊर्जा के वो उसे भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन एक चीज थी जो वह कर सकता था। आर्यन ने गुर्गे को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली। उसने हरे तरल को अपनी बाह में इंजेक्ट किया, ठीक 1/3 तरल, एक बूंद भी ज्यादा नहीं। अगले ही पल उसके शरीर में तेजी से बदलाव होने शुरू हो गए। उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी त्वचा पर नीली रेखाएं उभरने लगी और उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई। वो अब एक विशाल नीले रंग के राक्षसी शेर जैसा बन गया था, जिसकी हर सांस में शक्ति और भय का मिश्रण था। अपनी औकात से ज्यादा सोचना, तो चलो देखते हैं असल में कौन अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा है, आर्यन हंसते हुए बोला और गुलाम मालिक के बगल में खड़े गुर्गे को ठंडी नजरों से घूरने लगा।
दानव, ये क्या चीज़ है? ये तो दानव है। गुलाम मालिक के सभी आदमी डर से कांपने लगे। उनकी टांगें थरथरा रही थीं। आर्यन की शक्ति, उसकी नीली त्वचा, उसका विशाल रूप और उसकी घनी आभा उन्हें असहज कर रही थी। गुर्गे का दिमाग कांप उठा, उसका गला सूख गया और बड़ी मुश्किल से गुलाम मालिक से पूछा, मास्टर, क्या ये उसकी जागृत शक्ति है? गुलाम मालिक खुद अवाक था। वह जानता था कि 009 की पहचान खास थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में इतनी भयानक शक्ति छिपी थी। यह नीला राक्षसी शेर जैसा प्राणी अकल्पनीय रूप से डरावना था। वो सिर हिलाकर बोला, उसे रोको। चाहे उसकी शक्ति कितनी भी जागृत हो, वो अभी भी सिर्फ कंतारा लेवल 5 पर है। वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। तभी आर्यन का शरीर गायब हो गया। एक नीली छाया हवा में तैरती दिखी, इतनी तेज कि किसी की आंखें उसे पकड़ न सकें। अगले ही पल उसने गुर्गे का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसकी लाल आंखें गुलाम मालिक को घूर रही थीं। इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उसने गुर्गे को जमीन पर जोर से पटका। धम, जमीन पर धूल का गुबार उठा और गुर्गे के मुंह से खून की उल्टी हो गई। उसका सिर चकरा गया, उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसने मुश्किल से कहा, मालिक, ये उतना शक्तिशाली? आर्यन ने उसे फिर से हवा में उठाया और जमीन पर पटका। क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। इसके बाद आर्यन ने उसे लगातार दर्जनों बार पटका। गुर्गा नरसिंह की शक्ति को बिल्कुल सहन नहीं कर सका। भले ही उसका स्तर आर्यन से ऊंचा था, लेकिन इस राक्षसी शक्ति के सामने वो एक कमजोर मुर्गा था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसके सिर के ऊपर का HP बार तेजी से खाली हो गया। बधाई हो आर्यन, गुलाम मालिक के गुर्गे को मारने पर 1900 XP पॉइंट्स, 140 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। वो मर चुका था, लेकिन काल ऊर्जा के मिलने से आर्यन के दिल में एक अजीब सी ताजगी भर गई। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा स्तर ऊंचा है? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम लोग संख्या में ज्यादा हो? वो उसके सामने घमंड करने वाले को सिर्फ सजाए मौत देता था। उसका दिल उत्साह से भरा था। शानदार, नरसिंह की शक्ति सच में गजब है। इस अपग्रेडेड सिस्टम का कोई जवाब नहीं। हा, नरसिंह सीरम की विस्फोटक शक्ति ने उसे हैरान कर दिया था। धरती पर वो ऐसी शक्ति की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस डार्क वर्ल्ड में कुछ ही दिनों में उसने फायर गोलम और नरसिंह सीरम जैसी चीजें हासिल कर ली थीं। हा, उसने जोर से हंसा। डार्क वर्ल्ड, मैं तुम्हें उलट पुलट कर रख दूंगा। अर्कप्रभा परिवार, धवलकुल, रुको, मैं तुम सबको एक एक करके निपटाऊंगा। उसकी नजरें गुलाम मालिक की ओर मुड़ी, जो अब डर से कांप रहा था। घबराओ मत मेरे किंग, उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। तभी आर्यन ने अपनी आवाज को और गहरा किया और चिल्लाया, क्या मैंने तुम लोगों को जाने को कहा? बाकी आदमी डर से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्यन की गर्जना ने उन्हें वहीं रोक दिया। उनकी टांगें कांप रही थीं और वे चाहकर भी भाग नहीं सके। नीली छाया फिर से हिली। आर्यन ने एक आदमी को पकड़ा और उसका गला मरोड़ दिया। कचाक, उसका गला टूट गया और वो वहीं ढेर हो गया। बधाई हो आर्यन, गुलाम मालिक के गुर्गे को मारने पर 800 XP पॉइंट्स, 50 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। कचाक, एक के बाद एक आर्यन ने हर गुर्गे को एक ही बार में खत्म कर दिया। वो उन्हें जीने का कोई मौका नहीं दे रहा था। इन लोगों ने ना जाने कितने ही गुलामों को मारा होगा और अब आर्यन का गुस्सा उनकी मौत बनकर बरस रहा था। डिंग डिंग, सिस्टम की बीप लगातार बज रही थी। XP पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे, काल ऊर्जा पॉइंट्स भी भर रहे थे और काल मूल्य तेजी से जमा हो रहा था। जब आखिरी गुर्गा मारा गया तो आर्यन की नजरें गुलाम मालिक की ओर मुड़ी, जो अब इतना डर गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब तुम्हारी बारी है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। गुलाम मालिक घुटनों पर गिर पड़ा। यंग मास्टर, मुझे मत मारो, मैं केवल आदेशों का पालन कर रहा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। वह पूरी तरह यकीन कर चुका था कि नंबर 009 की शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उसके शरीर की सील टूट चुकी थी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अगर वो हेल गेट वापस लौटा तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन आर्यन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ठंडे स्वर में हंसा, जान बख्श दूं? हा, तुम हमेशा मुझे मारना चाहते थे, है ना? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे लूट कहाँ से मिलेगी? किंग को छोड़ देना, ये तो मजाक था। अगर वो किंग को छोड़ देता तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा था? तभी सिस्टम की बीप गूंजी। सिस्टम संकेत, नरसिंह सीरम का प्रभाव 10 सेकंड में खत्म होगा। आर्यन का दिल कांप उठा। समय बर्बाद नहीं कर सकते, उसने सोचा। उसी पल गुलाम मालिक की आंखों में एक भयावह चमक उभरी। उसने देखा कि आर्यन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं भी तुझे आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये हुई ना किंग वाली बात, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने पत्थर के खुरपे को हवा में लहराया और गुलाम मालिक की ओर झपटा। दोनों शक्तियां टकराईं।
आर्यन आधा कदम पीछे हटा और उसने महसूस किया कि नर्सिंग सीरम का प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। नहीं, वक्त कम है, उसने सोचा। गुलाम मालिक उछलकर पीछे गिरा लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने खुरपे को एक तरफ फेंका और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसने गुलाम मालिक की कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। कमर तोड़, उसने दहाड़ा। उसके दोनों हाथों ने जोर लगाया और गुलाम मालिक की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसका शरीर लटक गया और वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। उसका एचपी बार तेजी से खाली हो गया। मर। आर्यन ने नर्सिंग की आखिरी शक्ति को जमा किया और एक घातक मुक्का मारा। गुलाम मालिक की एचपी 0 हो गई। वह मर चुका था। जैसे ही गुलाम मालिक मरा, आर्यन ने तुरंत काल मूल्य को सक्रिय कर दिया। 100 काल मूल्य अंक गायब हो गए और सिस्टम की बीप गूंजी। बधाई हो आर्यन, गुलाम मालिक को मारने पर 5000 एक्सपी पॉइंट्स, 470 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, हेल टोकन प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, तप रैंक की हीलिंग पिल प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन इक्वल्स। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी लेकिन आर्यन ने इनामों पर एक नज़र डाली और निराशा से बुदबुदाया, ये सब कचरा है। गुलाम मालिक एक छोटा किंग था और उसे कोई खास लूट मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसका ध्यान अब काल मूल्य की विशेषता पर था। बधाई हो आर्यन, आपने काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें, नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। कृपया चुनें। आर्यन ने अपनी हथेलियां रगड़ी और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। 4 डिब्बे, हाँ, इनमें कोई अच्छी चीज होनी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन चारों डिब्बों के नाम देखकर वो उलझन में पड़ गया। नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा और क्रम डिब्बा, इनके बारे में कुछ विवरण था, मगर अज्ञात डिब्बा, इसके बारे में सिर्फ सवालिया निशान थे। कमबख्त, उसने बुदबुदाया। एक किंग को मारने के बाद काल मूल्य से कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तो चलो जुआ खेलते हैं, उसने ठान लिया। अज्ञात डिब्बा चुनता हूँ। डिंग, आपने अज्ञात डिब्बा चुना। बधाई हो आर्यन, लेवल 1 काल मूल्य सक्रिय करने पर आपको 0 मछली कांटा प्राप्त हुआ। हाँ, मछली कांटा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या बकवास है। उसने अपने सामने एक साधारण सा बांस का मछली कांटा देखा जो प्राचीन काल के मछुआरों के कांटे जैसा था। ये है अज्ञात डिब्बा। सिस्टम, तूने तो मेरे साथ धोखा किया, वो गुस्से से चिल्लाया। मैंने सोचा था कोई तबाही मचा देने वाला अस्त्र मिलेगा और तूने मुझे ये टूटा फूटा मछली कांटा दे दिया। वह गुस्से में तिलमिला रहा था। इतना बड़ा मौका और यह बेकार सा कांटा। उसने कड़वाहट के साथ आह भरी। फिर उसने अपने दिमाग से मछली कांटे की विशेषताएं जांची। वस्तु 0 मछली कांटा। स्तर विवरण, यह मछली कांटा अज्ञात 0 में फेंका जा सकता है। ये समय और स्थान को पार करके दुनिया की हर चीज को पकड़ सकता है। दुनिया की हर चीज को पकड़ना, मेरा नीचे का बड़ा कांटा भी हर चीज को पकड़ सकता है, दिखाऊं? आर्यन ने गुस्से में तंज कसा। फिर एक विचार के साथ कहा, चलो देखते हैं कि तुम दुनिया की सारी जीवित चीजें कैसे पकड़ते हो। वो इसे देखकर और ज्यादा निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने विचार से मछली कांटे को नियंत्रित किया और उसे हवा में फेंका। जैसा कि विवरण में बताया गया था, कांटे की लंबी डोरी अनंत 0 में चली गई जो एक विशाल झील की सतह जैसा लग रहा था। कांटे का हुक 0 में उतरा और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन ने कुछ सेकंड इंतजार किया लेकिन मछली कांटे में कोई हलचल नहीं हुई। क्या बकवास है, सिस्टम, तू सच में पाखंडी और धोखेबाज है। आर्यन ने और जमकर तिरस्कार किया, लेकिन उसका शरीर कमजोर लग रहा था और उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। हफ हफ, आर्यन ने 2 गहरी सांसें छोड़ी, फिर खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता, पहले मिशन पूरा करते हैं। रंगशाला में उसने जो कोहराम मचाया था उससे पूरा शहर उसकी तलाश में था। अगर वो पकड़ा गया तो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। आर्यन तेजी से नीचे के तहखाने की ओर चला गया। इस भूमिगत कारागार का नक्शा कुछ इस तरह था। पहले 4 दीवारी में घिरा एक आंगन था और बीच में एक ऊंची इमारत थी, और अभी तक आर्यन आंगन में ही था। जहां तक तहखाने की बात है, वो इमारत के नीचे था और वहीं अखाड़ा भी था। आर्यन मछली कांटे को आंगन में ही छोड़कर चला गया था। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि अगर वो सोचता तो शायद वो सिस्टम को फिर से गाली देता। काल मूल्य का एक मौका यूं ही जो बर्बाद हो गया। आर्यन एक अधीर किस्म का शख्स था। यहाँ प्रवेश करते ही उसने तुरंत नर्सिंग सीरम की ऊर्जा तरल का उपयोग किया और सबको मार डाला। अगर वो एक वार से उन्हें खत्म कर सकता तो वो निश्चित रूप से दूसरा वार नहीं करता। लेकिन मछली पकड़ने जैसे कामों के लिए धैर्य चाहिए था और धैर्य आर्यन के बस की बात नहीं थी। इस सबक के साथ वो भले ही मर जाए लेकिन फिर कभी अज्ञात डिब्बों को नहीं चुनेगा। ये बहुत बड़ा धोखा था। उधर शमशेर को खबर मिल चुकी थी कि आर्यन इस समय कहाँ पर था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, तो वो वहां वापस गया। ठीक है, उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरा आदेश सुनो, सभी सैनिकों के साथ तुरंत वहां चलो। उस बच्चे को आज मैं नरक में भेज दूंगा।
शमशेर के सैनिक तेजी से उस भूमिगत कारागार की ओर बढ़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी समय अर्कप्रभा परिवार के उदित को भी खबर मिली। वो अपने योद्धाओं को लेकर उसी दिशा में दौड़ा, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने गुस्से से कहा। दूसरी ओर से थलमेर और आयुर भी कारागार की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। यंग मिस नहीं, मेरा मतलब एल्डर, क्या हम सचमुच इस गंदे पानी में कूदने जा रहे हैं? आयुर ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। शमशेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी ताकत के सामने सैकड़ों लेवल 6 के कंतारा भी कुछ नहीं है। मेरी बात मानो, हमें वापस चलना चाहिए। थलमेर ने उत्साह से कहा। सही कहा, अगर हम उसे बचा लेते हैं तो वो मेरे प्रति कृतज्ञ होगा और फिर वो मेरे साथ धवलकुल चलेगा। हा, मैं सचमुच बहुत होशियार हूँ। आयुर के माथे पर 8 काली रेखाएं उभर आईं। वो अब थलमेर से कुछ कहना ही नहीं चाहता था। थलमेर ने अपनी दुनिया में डूबते हुए कहा, मुझे उसे पाना ही होगा। मैं उन बड़े लोगों को दिखाऊंगा कि केवल वही प्रतिभाशाली शिष्य नहीं ढूंढ सकते, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। आयुर जल्दी चलो, उसने चिल्लाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उधर भूमिगत कारागार में आर्यन ने तहखाने का लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। सूरमास अवाक रह गया। उसने आर्यन को पूजा भरी नजरों से देखा और कहा, बॉस आप तो बहुत ज्यादा भयंकर हैं। अब खड़े क्या हो, चलो, आर्यन ने जल्दी से कहा। बाकी गुलामों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आएगा। कईयों को लगा कि वे सपना देख रहे हैं, लेकिन आर्यन की पुकार ने उन्हें होश में लाया। वे कृतज्ञता से भरे हुए एक एक करके तहखाने से बाहर निकले। जब वे सभी कारागार के बाहर आंगन में पहुंचे, सिस्टम की बीप फिर से गूंजी। डिंग, बधाई हो आर्यन, मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 300 काल ऊर्जा पॉइंट्स और एक विशेष वस्तु। बधाई हो आर्यन, आपको विशेष वस्तु डबल एक्सपी कार्ड प्राप्त हुआ। हो, आर्यन की आंखें चमक उठीं। डबल एक्सपी कार्ड, हा, ये तो गजब चीज है। वह उत्साह से भरा था, लेकिन तभी उसे बाहर से सैनिकों की भारी पदचाप सुनाई दी। आंगन चारों ओर से घिर चुका था। बाहर से एक कड़क आवाज गूंजी, अंदर वालों सुनो, तुम पूरी तरह घिर चुके हो। तुरंत अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण करो। आर्यन ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, कमबख्त, ये तो बहुत तेज निकले। क्या वो दूसरों को तेज होने का दोष दे सकता था? नहीं, ये उसकी अपनी गलती थी। नर्सिंग सीरम की भयानक शक्ति ने आधे शहर को हिला दिया था। ये छिपने वाली बात नहीं थी। सूरमास ने डरते हुए पूछा, बॉस ये क्या माजरा है? सभी गुलामों की नजरें आर्यन पर टिक गईं। वे नहीं जानते थे कि आज क्या हुआ था, ना ही यह कि उन्हें किसने घेरा था। उनके दिमाग में केवल गुलाम मालिक का खौफ था। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शायद शहरपाल शमशेर के सैनिक होंगे और अर्कप्रभा परिवार के लोग। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए क्योंकि उसका ध्यान अभी भी डबल एक्सपी कार्ड के इस्तेमाल पर था। लेकिन उसके इस लापरवाह जवाब ने बाकी गुलामों को बिजली की तरह झटका दिया। शहरपाल शमशेर के सैनिक, शमशेर, वो तो धवलकुल का पूर्व शिष्य है, और अर्कप्रभा परिवार के लोग भी। ये क्या माजरा है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? वे सभी डर से कांप रहे थे, क्योंकि शमशेर दामुश शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी था। उसका नाम सुनते ही लोग थरथराने लगते थे। उसका गुस्सा मृत्यु का पर्याय था। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब भी वही लापरवाह मुस्कान थी। बस इतना हुआ कि मैंने युगांत को मार डाला, रंगशाला को तहस नहस कर दिया और सारे बीस्ट्स को आज़ाद कर दिया। शायद कुछ बीस्ट्स मरे, शायद कुछ अभी भी शहर में दौड़ रहे हों, उसने हल्के से कहा। फिर वो अपने ख्यालों में डूब गया। इस डबल एक्सपी कार्ड का इस्तेमाल इंसानों पर करना चाहिए या बीस्ट्स पर? उसके इस जवाब ने गुलामों के होश उड़ा दिए। सूरमास को छोड़कर बाकी सभी ने उससे दूरी बना ली। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ दिख रहा था। सूरमास ने गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस ने हमें बचाया है। शहरपाल के सैनिकों ने घेर लिया तो क्या? हमें एकजुट होकर बाहर निकलना चाहिए। डरने की क्या बात है? हा, एक गुलाम ने तंज कसते हुए कहा। सूरमास, तू तो बड़ा बहादुर बन रहा है। तू इसके साथ जाकर लड़। हम मरना नहीं चाहते। शहरपाल के सैनिकों से अकेले कौन निपट सकता है, और यहाँ तो अर्कप्रभा परिवार के लोग भी है। सूरमास, तू बेफिक्र हो सकता है, लेकिन हम अपनी जान की कीमत समझते हैं। हम कारागार में जीवन भर कैद रह लेंगे, लेकिन इस पागल के साथ मरना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा, ये पूरा पागल है। मुझे लगता है इसने हमें सिर्फ इसलिए बचाया ताकि हम इसके लिए ढाल बने। उनके चेहरों का रंग पल में बदल गया। ये हकीकत है, इंसान का दिल पढ़ना मुश्किल होता है। एक पल पहले आपने उनकी जान बचाई और अगले ही पल वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। सूरमास ने गुस्से से चिल्लाया, ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, छोड़ो सूरमास, मैंने इन्हें बचा लिया, मिशन पूरा हो गया है। अब इनका जीना मरना इनके हाथ में है। अगर मिशन ना होता तो आर्यन इन गुलामों को बचाने की जहमत ही ना उठाता। लेकिन अब मिशन पूरा हो चुका था और उसे इनकी परवाह नहीं थी। लेकिन कुछ लोग सस्तेपन की हद पार कर जाते हैं। अगर आप उन्हें सबक न सिखाएं तो वे आपको अपना बाप नहीं मानेंगे।
कुछ गुलामों ने तंज कसते हुए कहा, नंबर 009 खुद को इतना बड़ा मत समझ। तूने हमें बिना किसी मतलब के तो नहीं बचाया। हिम्मत है तो बोल, तेरा कोई छिपा मकसद नहीं था। हमें अपनी ढाल बनाना चाहता है तो साफ साफ बोल दे। हाँ, तू हमें क्या समझता है? तुझे लगता है तू बहुत बड़ा है। अभी तो हम तुझे धन्यवाद दे रहे थे, पर तू इसके लायक भी है। तू अपने आप को समझता क्या है? वे एक एक करके आर्यन पर उंगलियां उठाने लगे। आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने उस गुलाम को घूरा जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। उसका शरीर हवा में लहराया और एक कदम में वो उसके सामने था। उसने उसका गला पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, मेरी ढाल बनने की बात करता है? तू तो मेरी ढाल बनने के लायक भी नहीं है, समझा? कचाक, उसने एक झटके में गुलाम का गला मरोड़ दिया। डिंग, बधाई हो आर्यन। गुलाम को मारने पर 800 एक्सपी पॉइंट्स, 50 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। आर्यन ने बाकी गुलामों पर ठंडी नजर डाली और दहाड़ा, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। कंतारा लेवल 6 की शक्ति इन गुलामों को कुचलने के लिए काफी थी। वे डर से बिखर गए, कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। इंसान ऐसे ही होते हैं, जब डर हावी होता है तो वे सांस लेना भी भूल जाते हैं। लेकिन तभी धड़ाम, आंगन का पिछला दरवाजा तोड़ दिया गया। पूरी तरह बख्तरबंद सैनिकों का एक बड़ा समूह अंदर घुस आया। एक को भी नहीं छोड़ना। वहीं आगे से अर्काप्रभा परिवार के योद्धा भी मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। आर्यन, सूरमास और बाकी गुलाम आंगन में फंस गए। चारों ओर सैनिकों और योद्धाओं की भीड़ थी। आर्यन ने एक नज़र डाली और मन ही मन हिसाब लगाया। करीब 60 लोग होंगे। अगर मैं डबल एक्सपी कार्ड का इस्तेमाल करूं तो शायद एक लेवल और ऊपर चला जाऊं। उसके होंठों पर एक उत्साहित मुस्कान खेल गई। उस मुस्कान में खून की प्यास थी। गुलाम तुरंत घुटनों पर गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। मालिक, हमने कुछ नहीं किया। सारा कसूर उसी का है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। मालिक, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। सैनिकों का लीडर आगे बढ़ा। उसने आर्यन और सूरमास को ठंडी नजरों से घूरा और कहा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब कुत्तों को मार डालो। ये देखकर कि आर्यन और सूरमास को छोड़ा जा रहा है, सभी गुलाम फिर से गिड़गिड़ाने लगे। मालिक, हमें बख्श दो, हम 009 के भाई जैसे ही हैं। बॉस, हमें बचा लो। लेकिन आर्यन ने उनकी ओर देखा भी नहीं। ये लोग अब उसके लिए बेकार थे। कचाक, खून की धाराएं बहने लगीं। चीखें आंगन में गूंज उठीं। पलक झपकते ही सारे गुलाम मारे गए। सैनिकों के चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनके लिए गुलामों को मारना मुर्गी काटने जैसा था। इस दुनिया में इंसानों की जान घास के तिनके से सस्ती थी और गुलामों की जान तो उससे भी कम। आर्यन ने ये सब देखा। उसे अब इस दुनिया की समझ और अच्छे से हो गई। ये डार्क वर्ल्ड खून से भरा हुआ था, लेकिन उसे ऐसी ही दुनिया पसंद थी। सैनिकों के लीडर ने ठंडी आवाज में कहा, कुत्ते गुलाम, क्या तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे या मुझे हाथ उठाना पड़ेगा? लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरे हाथ उठाने की नौबत मत लाओ, वरना तुम आधी जान लेकर रह जाओगे। उसका लहजा बेहद घमंडी था। उसने आर्यन को तुच्छ समझा। उसकी नजरों में सिर्फ तिरस्कार था। आर्यन का मूड खराब हो गया। सूरमास ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, बॉस, अब क्या करें? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और अपने दिमाग में डबल एक्सपी कार्ड को सक्रिय किया। डिंग, बधाई हो आर्यन। डबल एक्सपी कार्ड 1 घंटे के लिए सक्रिय हुआ। डबल एक्सपी कार्ड के सक्रिय होते ही आर्यन ने अपने पैरों को तेजी से हिलाया। तूफानी पैर तकनीक। उसने दहाड़ते हुए एक बख्तरबंद सैनिक पर हमला किया। उसका पैर हवा में बिजली की तरह चमका और सैनिक के सीने पर उतरा। धमाके की आवाज गूंजी और सैनिक पीछे उछला मानो कोई रबर की गेंद हो। वो दीवार से टकराया और खून की छाप छोड़ते हुए जमीन पर ढेर हो गया। उसका एचपी बार पलक झपकते ही खाली हो गया। डिंग, बधाई हो आर्यन। शहरपाल के एक सैनिक को मारने पर 13,004 एक्सपी पॉइंट, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। डबल एक्सपी कार्ड की वजह से एक्सपी पॉइंट्स 2 गुने हो रहे थे। आर्यन के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। हाँ, ये हुई ना बात, उसने मन ही मन कहा। आसपास के सैनिकों के चेहरों पर हैरानी थी। सूरमास भी अवाक खड़ा था। कुछ ही दिनों में आर्यन ने ऐसी ताकत हासिल कर ली थी कि उसकी तूफानी पैर तकनीक अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी थी। सैनिकों का लीडर गुस्से से लाल हो गया। ये गुलाम इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, अगर ये विरोध करे तो इसे कुचल डालो। उसके आदेश पर सैनिकों की विशाल भीड़ एक साथ आगे बढ़ी। उनके हथियारों की चमक आंगन में बिजली की तरह कौंध रही थी। तलवारें, भाले और कुल्हाड़ियां हवा में लहरा रही थीं और आधा आंगन उनके कदमों तले कांप रहा था। दूसरी ओर अर्काप्रभा परिवार के योद्धा, जिनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी, अपनी घेराबंदी को और सख्त कर रहे थे। उनकी मंशा साफ थी, आर्यन को जिंदा नहीं भागने देना है। सूरमास ने अपना चौड़ा सीना फुलाया और एक गर्जना छोड़ी, मैं सूरमास भी यहाँ हूँ। उसका शरीर एक चलता फिरता पहाड़ था। उसने दोनों हाथों से एक सैनिक को पकड़ा जैसे कोई बच्चा गुड़िया उठाता है और उसे हवा में उछाल दिया। बॉस, खत्म करो। आर्यन ने मौके को भुनाया।
वो हवा में उछला और एक बाज की तरह पलटी खाकर सैनिक के सीने पर एक घातक लात मारी, जिससे वो औंधे मुंह जमीन में धंस गया। लेकिन उसी वक्त आर्यन ने हवा में घुटने मोड़े और उसकी पीठ पर भारी रूप से गिरा। सैनिक की रीढ़ चटक गई और वो गाढ़े खून की उल्टी करता हुआ तुरंत मारा गया। सिस्टम की आवाज़ फिर से बजी। डिंग। अगला, आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक भयंकर हुंकार थी। लीडर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके 2 सैनिक लगातार मारे जा चुके थे और यह उसके लिए अपमान था। वह चिल्लाया, कमबख्त गुलाम, मैं तुझे आज मार दूंगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और सूरमास की ओर झपटा। उसने अपने कंधे से सूरमास को धक्का मारा, जिससे सूरमास का विशाल शरीर पीछे हट गया। लीडर ने अपनी कमर से एक विशाल तलवार निकाली, जिसकी धार इतनी तेज थी कि हवा को चीर रही थी। उसने सूरमास के सिर पर वार किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि सूरमास के पास बचाव का समय भी नहीं था। लेकिन आर्यन की तूफानी पैर तकनीक उससे भी तेज थी। वो पलक झपकते ही लीडर के पास पहुंच गया और उसने एक ही लात में लीडर की तलवार को उड़ा दिया। फिर उस पर लगातार लातों की बौछार शुरू की। उसने अपनी तकनीक को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। कारागार में 2 दिन की कठिन ट्रेनिंग ने उसकी तूफानी पैर तकनीक को दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया था। इसकी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा थी। भले ही लीडर का स्तर उससे ऊंचा था, लेकिन इस तकनीक के सामने वह असहाय था। लीडर पीछे धकेल दिया गया। आर्यन हवा में उलट पुलट खाकर सूरमास के बगल में उतरा। उसने लीडर के सिर के ऊपर HP बार को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, कमबख्त, कितनी मजबूत रक्षा है। उसकी तूफानी पैर तकनीक के लगातार हमलों ने भी लीडर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्या इसके पास कोई रक्षा उपकरण है? उसने सोचा। मेरी वर्तमान शक्ति से इसे मारना बहुत मुश्किल है। मुझे जल्दी लेवल अप करना होगा। उसके लिए ज्यादा शक्ति पाने का सिर्फ एक रास्ता था, लेवल अप। लीडर को पीछे धकेलने के बाद आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, मुझे मारने की बात करता है? तेरा बाप शहरपाल खुद आए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू तो फिर भी उसका एक कुत्ता है। उसके शब्द लीडर के सीने में किसी तीर की तरह चुभे। एक गुलाम द्वारा तिरस्कृत होना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। उसका चेहरा और लाल हो गया और वो दहाड़ा, कुत्ते, मैं आज तुझे अपन कर दूंगा। सब मिलकर हमला करो, उसने आदेश दिया। सैनिकों की भीड़ फिर से आर्यन और सूरमास पर टूट पड़ी। उनके हथियारों से नीली, लाल और काली शक्तियां निकल रही थीं, जैसे कोई जादुई तूफान उठ रहा हो। सूरमास आर्यन के पीछे मजबूती से खड़ा रहा, उसकी रक्षा करता हुआ। दूसरी ओर अर्कप्रभा परिवार के योद्धा अपनी घेराबंदी को और सख्त कर रहे थे। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। वो किसी भी कीमत पर आर्यन को भागने नहीं देना चाहते थे। छत पर थलमेर और आयुर चुपके से लड़ाई का ये नज़ारा देख रहे थे। थलमेर की आंखें चमक रही थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह आर्यन के बेखौफ जज्बे से और ज्यादा प्रभावित हो रहा था। इसकी सीमा कहाँ है? उसने धीरे से कहा। या फिर इसकी कोई सीमा ही नहीं है? उसे समझ नहीं आ रहा था। एक गुलाम जिसके पास कोई खास ब्लडलाइन प्रतिभा नहीं थी, वो ऐसी शक्ति कैसे दिखा सकता था? इसके अलावा आर्यन का व्यवहार गुलाम जैसा नहीं था। वो एक शासक की तरह लड़ रहा था, जो बुराई को कुचलने के लिए पैदा हुआ हो। आयुर ने धीरे से कहा, एल्ड, ये मरने वाला है। क्या आप इसे बचाएंगे या नहीं? थलमेर ने आर्यन के शरीर पर कई घावों को देखा, लेकिन उसने हल्के से कहा, यह अभी भी टिक सकता है। वो मुस्कुराया और बोला, किसी को बचाना हो तो सबसे नाजुक वक्त में बचाना चाहिए। तभी वो मेरी कृतज्ञता को याद रखेगा और मेरे प्रति वफादार रहेगा। हाँ, ये उन बूढ़े लोगों ने मुझे सिखाया है। दरअसल थलमेर ये जानना चाहता था कि आर्यन कितनी देर तक टिक सकता था। आर्यन के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। उसके घाव बढ़ रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा जोर से लड़ रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था जो थलमेर को आकर्षित कर रहा था। डिंग। बधाई हो आर्यन। शहरपाल के एक सैनिक को मारने पर 13,004 XP पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। उसके काल मूल्य अंक 100 तक पहुंच गए, लेकिन आर्यन का ध्यान इस पर नहीं था। अगर वो जरा भी विचलित हुआ तो शायद तलवार का अगला वार उसकी जान ले ले। मारो, लीडर ने दहाड़ा। कमबख्त गुलाम, तुम 2 कचरे भला कितनी देर टिक पाओगे? वह ठंडे स्वर में हंसा। वो अब भी किनारे पर खड़ा था, मौके की तलाश में। हमले की रफ्तार बढ़ाओ, इन्हें सांस लेने का मौका मत दो। सैनिकों ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। आर्यन ने दूर खड़े लीडर को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उछल ले जितना उछलना है, जल्द ही तेरा भी नंबर आएगा। सूरमास, उसने पुकारा। सूरमास की आंखें सिकुड़ गईं और बोला, समझ गया बॉस। सूरमास का विशाल शरीर आगे झुका। उसकी आंखें बैल की तरह चमक रही थीं। वो एक बिंदु पर नजर टिकाकर पूरी ताकत से सैनिकों की ओर दौड़ा। आर्यन उसके ठीक पीछे था। तूफानी पैर तकनीक, आर्यन की आवाज गूंजी। सूरमास ने बिना रुके सैनिकों के झुंड को टक्कर मारी, जिससे कई सैनिक जमीन पर गिर गए। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी तूफानी लातों की बौछार शुरू कर दी। उसी पल सैनिकों ने भी हमला तेज कर दिया। एक तलवार आर्यन की पीठ पर लगी, जिससे उसकी त्वचा फट गई और हड्डियां दिखने लगीं। उसके कंधे पर, उसकी पीठ पर उसे लगातार चोटें लग रही थीं।
लेकिन आर्यन ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। उसके पैर नहीं रुके और वह पागलपन से हमला करता रहा। हर लात पिछले से भारी थी और नुकसान भयंकर था। बस थोड़ा और, उसने मन ही मन कहा। कमबख्त गुलाम, तू अब मरने वाला है। हा। ये देखकर कि आर्यन की पीठ पर लगातार घातक हमले हो रहे हैं, ये देखकर कि सूरमास पहले ही जमीन पर पड़ा हुआ है, लीडर ने जोर से ठहाका लगाया। एक नीच गुलाम की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत, तेरी इतनी औकात नहीं है समझे। शहरपाल शमशेर के खिलाफ जाना, तेरी 7 पीढ़ियों के पुण्य भी इसके लिए काफ़ी नहीं होंगे। उसका लहजा बेहद घमंडी था, क्योंकि आर्यन का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी नज़रों में वो अब बस कुछ ही पल का मेहमान था। लेकिन आर्यन रुका नहीं। सिस्टम बार बार लाल चेतावनी दे रहा था कि उसकी एचपी खतरनाक स्तर पर है, फिर भी वह पागलों की तरह हमला करता रहा। उसकी तूफानी पैर रुके नहीं और उसकी वज्र मुट्ठी हर सैनिक को कुचल रही थी। छत पर थलमेर खड़ा हो गया। खून से लथपथ आर्यन को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं इसे यहाँ मरने नहीं दे सकता, उसने गंभीर स्वर में कहा। आयुर ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया और कहा, एल्डर, उसे देखो, वह पहले ही इतना घायल हो चुका है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। भले ही आप उसे बचा लें तो भी वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। और यह सिर्फ एक गुलाम है। डार्क वर्ल्ड में गुलामों को कोई कुल स्वीकार नहीं करता। इन्हें योद्धा बनने का हक नहीं है। आप इसे धवलकुल नहीं ले जा सकते। मिस, मेरी सलाह मान लो और इन चीज़ों की चिंता मत करो। भले ही शमशेर धवलकुल में नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी पहचान बहुत से बड़े लोगों से है। एक गुलाम के लिए उसे नाराज़ करने का क्या फ़ायदा? यह अच्छा नहीं है। आयुर ने अपनी ओर से थलमेर को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि गुलाम इस दुनिया में सबसे नीच माने जाते थे। उनकी जान की कीमत कुत्ते बिल्ले से भी कम थी। एक घड़ी वो उसे बचा ले, लेकिन गुलाम के ठप्पे के कारण धवलकुल उसे नहीं अपनाएगा। लेकिन थलमेर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जिसे बचाना चाहता था उसकी पहचान उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वह नीचे उतरने ही वाला था कि आंगन में एक बड़ा बदलाव हुआ। लीडर अभी भी ठहाके लगा रहा था। कचरे, अब छटपटाना बंद कर। तू यमराज से मिलने वाला है। हा। अगले जन्म में मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना तुझे फिर से मार डालूंगा। उसके घमंडी ठहाकों के बीच आर्यन ने अपनी वज्र मुट्ठी से एक और सैनिक का सिर फोड़ दिया। फिर वो वही रुक गया। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। डिंग, बधाई हो आर्यन। शहरपाल के एक सैनिक को मारने पर 13,004 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंटारा लेवल 6। लेवल अप होते ही आर्यन के शरीर के सारे घाव तुरंत भर गए। कोई निशान तक नहीं बचा। उसका एचपी बार पूरी तरह भर गया। उसकी काल ऊर्जा और सारी शक्ति फिर से पूर्ण हो गईं। कट कट, आर्यन ने अपनी गर्दन चटकाई, फिर उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर जोर से चटकाया। उसकी घातक नजरें लीडर पर टिक गईं। उसने एक उंगली से इशारा करते हुए बोला, अब तेरी बारी है कुत्ते। लेवल अप होने से उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई थी। उसका शरीर और मजबूत हो गया था। ये देखकर आंगन में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने घावों के बावजूद आर्यन मरा क्यों नहीं। उल्टा उसके सारे घाव जैसे कहीं गायब हो गए। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चोट लगी ही ना हो। ये कैसे मुमकिन है? चाहे उसने कितनी भी उच्च स्तरीय हीलिंग पिल ली हो, उसका इतना भयंकर असर नहीं होता। आर्यन ने इस मौके को गंवाया नहीं। उसकी मुट्ठियां चमकी और उसकी तूफानी पैर तकनीक फिर से हवा में गूंजी। वह लीडर की ओर झपटा और उसकी लात सीधे लीडर के सीने पर पड़ी। लीडर ने अपनी तलवार से बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधा सेकंड देर से थी। उसने आर्यन की बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस किया और उसका दिल कांप उठा। इसकी ताकत बढ़ गई है, कुछ गड़बड़ है। लेवल ये इसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, ये कैसे हो सकता है? लीडर का दिमाग थोड़ा उलझ गया था, लेकिन उसने तुरंत जमीन पर लुढ़क कर आर्यन की लगातार लातों से बचने की कोशिश की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो तू कंटारा के 6ठे लेवल पर पहुंच गया है। मुझे नहीं पता था कि तू लड़ाई के बीच में ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन फिर भी आज तुझे मरना ही होगा। उसने अपनी कंटारा लेवल 9 की शक्तियों को इस्तेमाल किया और तेजी पीछे हट गया। उसकी गति बिजली की तरह थी। आर्यन का दिमाग और इंद्रियां उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। स्तर का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। उसका दिल कांप उठा। कमबख्त अभी भी काफ़ी नहीं है। उसे गुस्से तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सोचा, मैं इस कुत्ते के साथ अभी वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा डबल एक्सपी समय कीमती है। उसी पल उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, सृष्टिनाश दंड। उसकी स्पेस रिंग से एक छोटी सी सुई जैसी चीज निकली जो हवा में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही वह एक विशाल काले रंग का दंड बन गई और आर्यन के हाथ में आ गई। आर्यन ने दोनों हाथों से सृष्टिनाश दंड को पकड़ा और बिना सोचे लीडर की ओर जोर से घुमाया। उसे नहीं पता था कि इस हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है। उसने इसे ऐसे ही हवा में लहरा दिया। दंड की एक विशाल छाया आंगन पर उभरी।
वो छाया 1000 मीटर तक फैल गई और भयंकर रूप से नीचे गिरी। नहीं, लीडर की चीख आंगन में गूंजी, लेकिन वह पल में कुचल गया। उसका शरीर मांस के ढेर में बदल गया और उसका HP बार एक झटके में खाली हो गया। धमाके की गूंज ने पूरे दामुश शहर को हिला दिया। सृष्टिनाश दंड का एकमात्र हमला इतना भयंकर था कि 1000 मीटर के दायरे में सारी इमारतें 2 हिस्सों में बढ़ गईं। जमीन पर एक गहरी दरार उभर आई, जैसे किसी दैवीय तलवार ने धरती को चीर दिया हो। बिजलियों की चमक और धूल के गुबार ने दृश्य को और भव्य बना दिया था। इस दृश्य को देखकर आर्यन के आसपास के लोग तो क्या, खुद आर्यन भी हैरान रह गया। कमभक्त, इतना भयंकर, उसने बुदबुदाया, इतना क्रूर होना जरूरी था। कंटारा लेवल 9 का लीडर एक पल में मारा गया। 1000 मीटर के दायरे की इमारतें सभी मलबे में बदल गईं। सड़कों पर लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। भूकंप, भूकंप। कुछ लोग बिना कपड़ों के भाग रहे थे, गालियां दे रहे थे। कमभक्त कौन इतना शैतान है? कितने दिनों बाद तो मैं अपनी बीवी के बिस्तर पर चढ़ा था और अभी माहौल बना भी नहीं था कि ये हो गया। क्या ये सच में भूकंप है या कुछ और? कहीं किसी देवता ने तो हमला नहीं कर दिया? कमीने, मेरी नींद खराब कर दी, मैं तुझे मार डालूंगा। सृष्टिनाश दंड के इस हमले ने पूरे दामुश शहर को जगा दिया। कई बड़े परिवारों के लोग तुरंत खबर देने दौड़े। ये गुलाम बहुत घमंडी है, इसे छोड़ना नहीं है। मेरी नींद खराब की, मैं इसे मार डालूंगा। जिसने मेरा घर तोड़ा, मैं उससे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस एक वार ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। दामुश शहर के सभी योद्धा गुस्से से भरे हुए आर्यन की ओर दौड़ पड़े। आंगन में आर्यन ने अपने हाथ में सृष्टिनाश दंड को देखा और फिर अर्कप्रभा परिवार के हैरान योद्धा और शहरपाल के सभी सैनिकों को देखा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हा हा हा, अब मारने में मजा आएगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़वर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। सृष्टिनाश दंड क्या था? यह विनाश देव का सुपर अस्त्र था, ओमनिवर्स अस्त्र का दूसरी क्रमिक अवस्था का प्रतीक। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति स्वर्ग और नरक को हिला सकती थी। इसकी ताकत का अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि इसे इस्तेमाल न किया जाए, और जब इसका इस्तेमाल होता तो ये हर किसी को स्तब्ध कर देता था। आर्यन खुद इसकी शक्ति से थोड़ा डर गया था। उसके चारों ओर खड़े योद्धा जो अभी उसे घेरकर उसकी जान लेने का दम भर रहे थे, अब कांपती नजरों से उसे देख रहे थे। उनकी सांसें थमसी गई थीं, जैसे मौत का ठंडा स्पर्श उनके खून को जमा रहा हो। हा हा हा, आर्यन ने दंड को अपने हाथों में घुमाया। उसकी ठंडी क्रूर मुस्कान ने वातावरण को और भयावह बना दिया। मेरी जान लेना चाहते थे ना? आओ अब ले लो। कमभक्तों, हिम्मत है तो अब आओ। उसकी आवाज़ में तिरस्कार और चुनौती का ऐसा घोल था कि वो किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं थी। लेकिन कोई हिम्मत ना कर सका। वे सभी पत्थर की मूर्तियों से जड़ हो गए थे। आर्यन की हंसी एकाएक और गहरी होती चली गई, एक ऐसी हंसी जो रीढ़ तक ठंडक पहुंचा दे। तुम लोग नहीं आ रहे? ठीक है, फिर मैं आता हूँ। उसने सृष्टिनाश दंड को फिर हवा में लहराया। एक पल में दंड की छाया सैकड़ों मीटर तक फैल गई, जैसे कोई राक्षसी पंख फैलाकर आकाश को ढक ले। आंगन की जमीन चटक गई। सैनिक जो अभी तक खड़े थे एक पल में धूल में मिल गए। उनकी चीखें हवा में गूंज भी नहीं पाईं और सब कुछ शांत हो गया। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम की बीप पागलपन की हद तक बज रही थी। आर्यन का खून उबाल मार रहा था। हा, ये ले सही है, अब तुम्हारी बारी है अर्कप्रभा परिवार। उसने फिर से दंड लहराया और इस बार ये अर्कप्रभा परिवार के सैकड़ों योद्धाओं पर कहर बनकर टूट पड़ा।
दंड की छाया ने पूरे दामुश शहर को हिलाकर रख दिया। ओमनिवर्स अस्त्र की शक्तियां वाकई जबरदस्त थी। ये एक निषिद्ध हथियार था, एक ऐसी शक्ति जिसे पाने वाला योद्धा इसे छिपाकर रखता, लेकिन आर्यन वह अलग था। उसके लिए ऐसी शक्ति को छिपाने का कोई मतलब नहीं था। अच्छी चीजें सजावट के लिए नहीं होती, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। इन्हें पागलों की तरह इस्तेमाल करो ताकि इनकी पूरी ताकत बाहर आए। सृष्टिनाश दंड की शक्ति को महसूस करते हुए आर्यन ने इसे और जोर से लहराया। भागने की सोचना भी मत। उसकी आवाज में एक क्रूर ठहाका था। उसने फिर से हमला किया। पास की दर्जनों इमारतें आधी कट गईं, जैसे किसी राक्षस ने उन्हें अपने नाखूनों से चीर दिया हो। जमीन पर दरारें फैल गईं, एक अष्टकोणीय युद्ध संरचना सी बन गई। पूरा दामुश शहर हिल रहा था जैसे कोई प्रलय आ खड़ी हो। पहला हमला शायद शहर का गुस्सा भड़काने के लिए काफी नहीं था, लेकिन अब पूरा शहर क्रोध से उबल रहा था। इस घटना के बाद दामुश शहर का सबसे बड़ा दुश्मन आर्यन ही होगा। आओ आओ मुझे मारो। उसने दंड को फिर से लहराया और जमीन पर दे मारा। योद्धाओं समेत कई और इमारतें मलबे में बदल गईं। तभी दो छायाएं आसमान से उतरीं। वे बाकी योद्धाओं की तरह घमंड से नहीं आए। वे शांति से नीचे उतरे और उनकी उपस्थिति से साफ था कि उनकी ताकत सामान्य नहीं थी। आर्यन के मुंह का कोना मुड़ा और वह हंसा। चलो, कुछ तो अच्छे लोग आए जिनकी शक्ति ठीक ठाक है। अगर तुम भी मेरी जान लेना चाहते हो तो सीधे आओ, अभी वक्त बर्बाद करने का मूड नहीं है। मैं अभी मजे में हूँ। उसने थलमेर की ओर उंगली से इशारा किया जैसे वो उसे ललकार रहा हो। आयुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने, इतना घमंड। मैं। लेकिन थलमेर ने उसे बीच में रोक दिया। उसने शांत कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अभी पूरा दामुश शहर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। अगर तुम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। वो सच बोला रहा था। उसके इस हंगामे के कारण पूरे शहर के योद्धा इधर ही आ रहे थे और वे उसे इतनी आसानी से भागने तो नहीं देंगे। आर्यन ने उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ अगर सारा शहर मेरे पीछे पड़ जाए? मैं सबको मार डालूंगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाए। अब कोई शमशेर का सैनिक या अर्कप्रभा परिवार का योद्धा बाकी नहीं था। उसने सूरमास को सहारा दिया जो अभी भी घायल था और सृष्टिनाश दंड को अपने कंधे पर टिकाया। सूरमास चलो। उसने थलमेर की ओर बिना देखे गलियों की ओर कदम बढ़ा दिए। आयुर गुस्से से बोला, कितना घमंडी है ये, अपने आप को समझता क्या है? थलमेर की आंखें चमक रही थीं। ये उसका अंदाज है और मुझे ये पसंद है। आयुर अवाक रह गया। मिस, थोड़ी इज्जत रखिए। हमने उसे दयालुता से चेतावनी दी और उसने हमारी बिल्कुल कदर नहीं की। ये गुलाम असभ्य और बर्बर है। अगर उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शमशेर के लोग बस आने ही वाले हैं। लेकिन थलमेर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो आर्यन के पीछे पीछे चल पड़ा जैसे कोई बच्चा अपने नायक के पीछे दौड़ रहा हो। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा कोई नाम है? तुम कहाँ से हो? क्या तुम में कोई जन्मजात ब्लडलाइन है? तुमने अपने घावों को इतनी जल्दी कैसे ठीक किया? इतने शक्तिशाली हो फिर गुलाम कैसे बन गए? वैसे मेरे साथ चलना चाहोगे? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भी चलने को तैयार हूँ। क्या तुम दो सुंदर लड़कियों को साथ रख सकते हो? अरे मेरा मतलब दो छोटे भाइयों से था। और हाँ, तुम्हारे कंधे पर वो दंड कौन सा शक्तिशाली अस्त्र है? अरे क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात नहीं कर सकते? थलमेर की आवाज़ 100 चिड़ियों की चहचहाहट सी थी और इससे आर्यन का माथा ठनक गया। वह गुस्से से पलटा और चिल्लाया, अपनी बकबक बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसने सृष्टिनाश दंड को थलमेर की ओर ताना। मेरे पीछे मत आओ। अगर तू फिर भी पीछा करेगा तो मैं तुझ पर रहम नहीं करूंगा। लेकिन थलमेर ने उसकी धमकी को हवा में उड़ा दिया और उसने सृष्टिनाश दंड को दोनों हाथों से सहलाया जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने को देख रहा हो। कितना शक्तिशाली अस्त्र है। इसमें कोई ऊर्जा क्यों नहीं महसूस हो रही? ये किस रैंक का अस्त्र है? तूने इसे कैसे पाया? मैं इसे छू सकता हूँ। आर्यन पागल होने की कगार पर था। उसका मन कर रहा था कि वो थलमेर को उसी दंड से मार डाले, लेकिन चूंकि थलमेर ने कोई हत्या की मंशा नहीं दिखाई उसने खुद को रोका। उसने दंड को वापस खींचा और दांत पीसते हुए कहा, भाई मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे पीछे मत पड़। अगर तू फिर भी नहीं माना तो मैं कसम से तुझे इसी दंड से मार डालूंगा, विश्वास कर। मुझे विश्वास है। थलमेर ने गंभीरता से सिर हिलाया फिर मुस्कुराया। पर मेरे बिना तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें इस शहर से बाहर ले जा सकता हूँ लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आर्यन ने उसे गंभीरता से देखा और कुछ देर ऐसे ही देखता रहा और फिर बेकाबू होकर पूछा, तू पागल है क्या? थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पास कोई दवा है? आर्यन अवाक रह गया। थलमेर ने कहा, अब से तू मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा। और तेरे हाथ का ये दंड वाकई शक्तिशाली है, लेकिन अपनी काल ऊर्जा देख, वो लगभग खत्म हो चुकी है। किसी भी शक्तिशाली अस्त्र को चलाने के लिए काल ऊर्जा चाहिए। तेरी मौजूदा काल ऊर्जा से तू दामुश शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसा उसने कहा,
किसी भी आध्यात्मिक अस्त्र का उपयोग करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसा ही तकनीकों के लिए भी था। आर्यन के हाथ में सृष्टिनाश दंड भी ऐसा ही था, इसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत थी। थलमेर की बात सुनकर आर्यन ने अपनी काल ऊर्जा जांची, वो सिर्फ 1/4 बची थी। लेवल अप करने के बाद इसे इतना कम नहीं होना चाहिए था। उसे अब एहसास हुआ कि यह सृष्टिनाश दंड वाकई बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता था। थलमेर ने आर्यन को देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मैं तुझे सुरक्षित बाहर ले जा सकता हूँ। आर्यन ने ठंडे तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। थलमेर ने होंठ काटे, फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये तो ठीक है ना। आर्यन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने झुंझलाहट भरे स्वर में पूछा, तुझे मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है जो तू मेरे पीछे पड़ा है? थलमेर ने हंसते हुए बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मुझे लगता है तू बहुत मज़ेदार है। आर्यन अवाक रह गया, उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई। वो इस बेपरवाह बेफिक्र इंसान का क्या जवाब देता। इसी बीच शमशेर की सेना लहर की तरह आ पहुंची। मुख्य गलियों में अर्कप्रभा परिवार, ललित परिवार, चेतन परिवार और दामुश शहर के कई अन्य बड़े परिवारों के योद्धा भी आ गए। उन्होंने आर्यन, सूरमास, थलमेर और आयुर को बीच में घेर लिया। वाह कितने सारे लोग हैं। आर्यन के चेहरे पर उत्साह की चमक थी, लेकिन जब उसने शमशेर को देखा तो वो और ज्यादा उत्तेजित हो गया। क्योंकि इस अंधेरी रात में शमशेर एक सुनहरे दीपक की तरह चमक रहा था। उसका शरीर बैंगनी रोशनी से घिरा था। वह एक किंग था। आर्यन ने अपने आसपास की भीड़ को देखा। सैकड़ों सैनिक और परिवारों के योद्धा थे। अगर ये सब मर गए, उसने मन ही मन हिसाब लगाया। एक आदमी 10 काल मूल्य देता है, 100 लोग मतलब 1000 काल मूल्य। यहाँ तो हजारों काल मूल्य हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं दूसरा लेवल का काल मूल्य सक्रिय कर सकता हूँ। हाँ, काल मूल्य से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचकर उसका खून उबाल मार रहा था। अगर पहले लेवल पर इतने अच्छे खजाने मिलते हैं तो दूसरे लेवल पर क्या मिलेगा? उसने लालच से थूक निगला। उसी समय उसके दिमाग में शून्य मछली कांटे की याद आई जो उसने अज्ञात डिब्बे से पाया था। उसे तुरंत गुस्सा आ गया और गाली देने का मन हुआ। उसकी चेतना हल्के से हिली और उसे हवा में फेंके गए कांटे में हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई मछली फंसी हो। लेकिन आर्यन ने इसकी परवाह नहीं की। अगर कोई मछली फंसी भी हो तो क्या? इस वक्त मछली खाने का समय थोड़े था, इसलिए आर्यन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी पल शमशेर ने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरा और दहाड़ा, एक छोटा सा गुलाम, और तूने मेरे शहर को इस हाल में कर दिया। आज अगर मैं तुझे नहीं मार सका तो मेरा नाम शमशेर उल्टा लिखूंगा। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुझे घुटनों पर लिखने को मजबूर कर दूंगा। उसके बोलने से पहले ही थलमेर ने तुरंत कहा, रुको, मेरे पास एक तरीका है। आर्यन ने बुदबुदाया, तेरे पास क्या तरीका है? थलमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो ताकत से हल नहीं हो सकती। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आत्मविश्वास का दिखावा करते हुए। उसने हल्के से खांसा और कहा, शहरपाल शमशेर, मुझे लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। शमशेर ने थलमेर को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तू है कौन? मेरे रास्ते से हट। अगर तूने एक और शब्द बोला तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। आयुर की आंखें सिकुड़ गईं। वह गुस्से से भड़क उठा। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शहरपाल शमशेर, शांत हो जाए। शांति जाए भाड़ में, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जो तेरे साथ बातों में बर्बाद करूं। मुझे सिर्फ इस लड़के की जान चाहिए। रास्ते से हट। शमशेर गुस्से से लाल हो गया। पूरा दामूश शहर तहस नहस हो चुका था। वो धवलकुल को क्या जवाब देगा? अगर उन्होंने उसे दोषी ठहराया तो उसके बाद वो क्या करेगा? एक गुलाम ने उसका मजाक उड़ा दिया था। भले ही उसके धवलकुल में कई रसूखदार लोग थे, मगर इस घटना को छिपाना मुश्किल था। थलमेर का चेहरा थोड़ा बदल गया। आर्यन उसके पास आया और धीरे से कहा, बोल, तेरा तरीका कहाँ गया? यही था तेरा तरीका। थलमेर अचानक पलटा, आयुर को देखा और कहा, आयुर जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। थलमेर ने अपनी कमर पर हाथ रखे और उसका सीना हल्के से ऊपर नीचे हो रहा था। आर्यन हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे तुरंत समझ आ गया, ये तो एक लड़की है, और बड़े बड़े अरमानों वाली लड़की। आयुर आगे बढ़ा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और कहा, एक छोटा सा शहरपाल इतना घमंड करता है, तू मौत को बुला रहा है। पलक झपकते ही आयुर का शरीर धुंधला हो गया, जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। केवल उसकी तलवार की हल्की सी चमक दिखी। शमशेर की आंखें सिकुड़ गईं। ये तकनीक उसने बचाव की कोशिश की, लेकिन आयुर की तलवार इतनी तेज थी कि वो कुछ नहीं कर सका और तलवार उसके सीने में गहरे तक धंस गई। वो कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। एक मुंहभर खून उगलते हुए वो घुटनों पर झुक गया। आयुर का शरीर हल्के से हिलता हुआ वापस थलमेर के पास उतरा, जैसे कोई तितली पानी पर उतरी हो। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, दोबारा घमंड करने की हिम्मत की तो तेरी जान ले लूंगा। आर्यन ने आयुर की तलवारबाजी को साफ देखा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ही वार में शमशेर की आधी जान चली गई थी।
उसका एचपी बार पल में आधा हो गया था। क्या जबरदस्त तकनीक है, आर्यन ने हैरानी में बड़बड़ाया। तभी थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शमशेर अब क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? बातें जाएं भाड़ में, यही सही वक्त है इसे खत्म करने का, आर्यन ने कहा और तुरंत आगे बढ़ गया। किंग की एचपी आधी हो चुकी थी। इतना शानदार मौका वो कभी नहीं छोड़ सकता था। आर्यन को आगे बढ़ते देख थलमेर हैरान रह गया। आयुर का चेहरा भी बदल गया। दोनों के दिल एक साथ धक से रह गए। अरे नहीं, थलमेर ने कहा, यह बुरा हुआ, अब सब कुछ खत्म, कुछ नहीं हो सकता। आयुर की ये तकनीक बहुत घातक थी, अगर वो इससे नहीं मरा तो ये क्या कर लेगा, ये इतना जल्दबाज क्यों है? आयुर ने तुरंत थलमेर को पीछे खींचा और कहा, मिस अभी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। मेरे पिछले हमले की ताकत देख कोई हमें नहीं रोकेगा। थलमेर ने सिर हिलाया, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। सूरमास ने उन दोनों को एक दूसरे से बुदाबुदाते देखा और तुरंत चिल्लाया, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो, एक साथ हमला करो। बॉस मैं आ रहा हूँ। सूरमास गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद तेजी से दौड़ा। शमशेर की नजरें और सख्त हो गईं। आयुर की तलवार ने उसे गहरी चोट दी थी। वह अपनी चोटों को ठीक करना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उस पर हमला कर दिया। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, मारो। उसके सैनिकों समेत अन्य परिवारों के योद्धा भी लहर की तरह आगे बढ़े। पल में आर्यन भीड़ के बीच घिर गया। थलमेर ने दांत पीसे और कहा, जो होगा देखा जाएगा, इनके साथ लड़ते हैं। वो भी सिर झुकाकर भीड़ में कूद पड़ा। आयुर उसे रोक नहीं पाया, इसलिए मजबूरी में उसे भी लड़ाई में कूदना पड़ा। मछली कांटा अभी भी हवा में हिल रहा था, जैसे कोई बड़ी मछली फंसी हो, लेकिन आर्यन का ध्यान उस पर नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य था EXP कार्ड के आखिरी मिनटों का पूरा फायदा उठाना और सामने खड़े शमशेर को, जिसकी एचपी आधी रह गई थी, खत्म करना। आर्यन के तूफानी पैर और वज्रमुंह के बारिश की तरह बरसे और रास्ते में आने वाले कई योद्धाओं को उड़ा दिया, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और उन्होंने आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। शमशेर, जिसके सीने से अभी भी खून रिस रहा था, ने पीछे हटते हुए गर्जना की, सबको मार डालो, इन चारों को खत्म कर दो। लोगों की भीड़ अनगिनत थी और ये सभी कंतारा से उपके योद्धा थे। पलक झपकते ही आर्यन एक मानव दीवार में फंस गया। वो इस दीवार को भेद नहीं पा रहा था। आर्यन ने उन्हें मन ही मन कोसा और आखिरी कोशिश की, नर्सिंग सीरम सक्रिय करो। डिंग, सिस्टम सूचना, 24 घंटे के भीतर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तेरी तो, आर्यन ने दिल में गाली दी। नर्सिंग सीरम की समय सीमा ने उसे धोखा दे दिया। वो अब उसका सहारा नहीं ले सकता था। उधर सूरमास को एक जोरदार हमले ने उड़ा दिया। वो भारी रूप से आर्यन के पास जमीन पर गिरा, मुंह से खून उगलता हुआ। फिर मुश्किल से उठते हुए बोला, बॉस वो संख्या में बहुत ज्यादा है, अब क्या करें? थलमेर और आयुर भी पास आ गए। आर्यन ने थलमेर की ओर देखा और तेजी से बोला, जल्दी अपने साथी को हमला करने को कहो, वो शमशेर को एक झटके में खत्म कर सकता है। थलमेर का चेहरा उदास हो गया और धीरे से कहा, आयुर को सिर्फ एक ही तकनीक आती है और उसने अभी अभी अपनी सारी काल ऊर्जा खर्च कर दी। आर्यन ने उसे घूरा और बोला, जब तुम्हारा साथी इतना ताकतवर है तो तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गए है ना? उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन थलमेर की अगली बात ने उसे हक्का बक्का कर दिया। वो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, थलमेर ने झिझकते हुए कहा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। थलमेर की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर उसे यकीन हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा। ये आदमी मुझे पागल करके मानेगा। जब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो फिर तुम आगे क्यों आए? और तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित निकालोगे, क्या इसी तरह निकालने वाले थे? उसकी आवाज में गुस्सा और अविश्वास था। आयुर ने आर्यन को घूरते हुए चिल्लाया, तमीज से बात कर वरना। आर्यन ने तिरछी नजर से उसे देखा और तंज कसा, वरना क्या? तुम्हारी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अब तुम बस एक बेकार का चरा हो, अब क्या कर लोगे? आयुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू बस चुप, आर्यन ने हाथ हिलाकर उसे खामोश कर दिया। तभी थलमेर ने आगे कदम बढ़ाया। उसने अपनी कमर से एक चमकता हुआ टोकन निकाला और जोर से चिल्लाया, ये धवलकुल का एल्डर टोकन है। किसमें इतनी हिम्मत है जो आगे बढ़ेगा? भीड़ एकदम शांत हो गई। सभी की नजरें थलमेर के हाथ में लहराते टोकन पर टिक गईं। टोकन की चमक रात के अंधेरे में किसी सूरज की तरह दमक रही थी। शमशेर की भौहें सिकुड़ गईं। वो ठंडी हंसी हंसा, अगर तुम धवलकुल के एल्डर हो तो मैं उसका कुलपति हूँ। धवलकुल में कोई ऐसा एल्डर नहीं जिसके पास कोई शक्ति ना हो। तुम बस बहरूपिये हो धवलकुल का एल्डर बनने की हिम्मत, ये एक और अपराध है, मार डालो इसे। शमशेर को पूरा यकीन था कि थलमेर झूठ बोल रहा है। वो धवलकुल के लगभग सभी एल्डर्स से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने सभी को देखा था और कोई भी ऐसा टोकन नहीं रखता था। धवलकुल लाखों मील के दायरे में सर्वोच्च शक्ति थी, उनका हर एल्डर एक अनूठा मास्टर होता था। थलमेर, वह तो बस एक बकवास करने वाला बेकार इंसान था। तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ थलमेर की ओर आया। आर्यन की आंखें और हाथ बिजली की तरह तेज थे। उसने तुरंत थलमेर को जमीन पर धकेल दिया और वो खुद उसके ऊपर गिरा और अनजाने में उसका हाथ थलमेर के सीने पर जा टिका।
वहीं थलमेर आर्यन को हक्की बक्की नजरों से देख रहा था। उसके हाथ से टोकन भी उछलकर भीड़ में गिर गया। आयुर ये देखकर आग बबूला हो गया। कमीने अपने गंदे हाथ हटाओ, उसने चिल्लाया। सूरमास ने नाराजगी से कहा, यह क्या रवैया है? अगर मेरे बॉस ने अभी उसे नहीं बचाया होता तो वो मर चुका होता। आर्यन ने अनजान बनते हुए थलमेर के सीने पर हाथ रखा और जोर से दबाया। अरे हम सब आदमी हैं, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत? थलमेर का सीना दबाया जा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो आर्यन को घूर रहा था। आर्यन ने बदमाशों की तरह हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, है ना? और बात करते करते उसने दूसरा हिस्सा भी जोर से दबाया और मन ही मन सोचा, लचक तो बहुत अच्छी है। थलमेर और आयुर पागल होने की कगार पर थे, मगर तभी योद्धाओं की लहर उन पर टूट पड़ी। चारों एक साथ हमले से उड़ गए और पीछे जमीन पर गिरे। टोकन जो धूल में गिरा था अब गायब हो चुका था। थलमेर का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। आयुर ने गुस्से में चिल्लाया, धवलकुल के एल्डर के साथ ऐसी बदतमीजी, तुम सब मरने वाले हो। आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, धवलकुल के एल्डर का नाम मत लो।